मित्रों, ये स्व सम्मोहन व्यक्तित्व कार्यशाला मैं 1991 से चलाता हूँ। कई लाख स्टूडेंट्स इस कार्यशाला के माध्यम से मेरे संपर्क में आए। उन्होंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट विथ सेल्फ हिप्नोसिस ये प्रक्रिया के द्वारा अपना व्यक्तित्व विकसित कैसे करना, ये तंत्र को आत्मसात किया, उसका उपयोग किया, उनके जीवन में काफी सुधार भी आया। 13 साल के विद्यार्थी से लेकर तो किसी भी उम्र की व्यक्ति इसमें शरीक हो सकती है। हर स्त्री के लिए, युवती के लिए, युवक के लिए, विद्यार्थी के लिए, हर इंसान के लिए, चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे वो बेकार हो, चाहे वो किसी भी ओहदे पर काम करता हो, जिसकी प्राथमिक शिक्षा कम से कम 7वीं 8वीं क्लास तक पूरी हो चुकी है, ऐसे हर व्यक्ति को ये कार्यशाला समझ में आए, इस ढंग से मैं इस कार्यशाला को लोगों के सामने रखता हूँ, सिखाता हूँ। भाषा भी बहुत आसान होती है, इसलिए कोई भी इसको आसानी से समझ सकता है और अमल में बाद में जीवन में ला सकता है। इस कार्यशाला में हम प्रमुखता से 2 विषय हैंडल करते हैं, एक सम्मोहन और दूसरा व्यक्तित्व विकास। सम्मोहन यानी हिप्नोटिज्म, इसके बारे में कई गलतफहमियां हमारे मन में हैं। यानी यहाँ तक की गलतफहमियां हैं कि किसी को खिलाकर किसी को वश किया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को वश किया तो उसके बाद में उसके शरीर का दुरुपयोग किया जा सकता है, उससे पैसे लूटे जा सकते हैं, कई गलत काम उससे करवाए जा सकते हैं। वशीकरण मंत्र, मोहिनी विद्या, इस नाम से भी ये काफ़ी चीज़ें कही जाती हैं। या फिर आंखों में आंखें डालकर किसी को वश किया जा सकता है। क्या यह संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। तो मित्रों, इस दुनिया में किसी को भी खिलाकर वश नहीं किया जा सकता है, ना ही कोई मंत्र तंत्र पढ़कर वश किया जा सकता है, ना ही इस दुनिया में कोई मोहिनी विद्या होती है, कोई वशीकरण मंत्र होता है, ना ही आंखों में आंखें डालकर किसी को वश किया जा सकता है। तो फिर ये सम्मोहन क्या है? ये सम्मोहन, हिप्नोटिज्म, हिप्नोसिस इस शब्द का भाषांतर हम सम्मोहन करते हैं। और सम्मोहन के बारे में जो हमारी परंपरागत धारणाएं हैं उसके बारे में मैं आपके सामने अभी मैंने बात की है। उन धारणाओं में मतलब नहीं, लेकिन मेडिकल साइंस के साथ में इस शब्द का जो उपयोग होता आया है, जिसको हम हिप्नोसिस कहते हैं, मैं उस हिप्नोसिस के बारे में आपके सामने बात कर रहा हूं। और वो हिप्नोसिस जो है, उस शब्द का भाषांतर हम हिंदी में, मराठी में सम्मोहन ऐसा करते हैं। हमारे परंपरागत सम्मोहन की बात मैं यहां नहीं कर रहा हूं। हिप्पोक्रेटस का नाम आपने सुना होगा। जो भी एमबीबीएस बनता है, एलोपैथिक डॉक्टर बनता है, वो अपने जीवन की शुरुआत हिप्पोक्रेटस की शपथ लेकर शुरुआत करता है। हिप्पोक्रेटस ये औषधि शास्त्र का जनक है, इसको फादर ऑफ मेडिसिन ऐसा कहा जाता है। जिसने ये पूरी एलोपैथिक दवाई की सिस्टम शुरू की, आज दुनिया में ये सिस्टम के आधार पर हम जी रहे हैं। कोरोना वायरस से भी उसी सिस्टम के आधार पर सही माने में हम झगड़ रहे हैं। ये सिस्टम का जो जनक था, फादर था, वो आर्ट ऑफ हीलिंग के नाम पर इसी ढंग की प्रक्रिया का उपयोग कर कर लोगों की बीमारियां ठीक करता था। उसने उसका नाम दिया था आर्ट ऑफ हीलिंग। और ये आज से 2400 साल पहले की बात है, यानी क्रिश्चियनिटी निर्माण होने के पहले, यानी आज की जो क्रिश्चियनिटी है, बाइबल, यीशु ख्रिस्त, उसके 400 साल पहले ये बात हिप्पोक्रेटस ने कही थी। फिर इस विषय के बारे में अनेक अंधविश्वास मध्ययुगीन काल में निर्माण हुए। इस विषय के जो रिजल्ट्स मिलते थे उसके आधार पर अलग अलग ढंग के लोगों के अंधविश्वास थे। इसमें सुधार करने का काम 18वीं 19वीं शताब्दी में जो साइंटिस्ट लोगों ने किया, उसमें पहला नाम है डॉक्टर जेम्स ब्रेड। इनकी विशेषता ऐसी है कि इन्होंने हिप्नोस नाम की जो ग्रीक देवता होती है, नींद प्रदान करने वाली देवता मानी जाती है ग्रीकों में, उस हिप्नोस नाम की देवता पर से ये हिप्नोसिस शब्द का उपयोग किया। उन्होंने इस प्रक्रिया को हिप्नोसिस नाम दिया। उन्होंने 3 महत्व की बातें उसमें सिद्ध की, क्योंकि उस जमाने में इस विषय के बारे में काफी अंधविश्वास थे। यानी मेस्मेरिज्म, मेस्मर बड़े जादुई तरीके से लोगों की बीमारियां ठीक करने लग गया था। कभी काफी लोग उस पर विश्वास रखने लग गए थे। फ्रांस में इसने बहुत बड़ा महल खरीद लिया था। ये मेस्मर ने बड़े पैमाने पर मेस्मेरिज्म के नाम पर वहां पर ये प्रक्रिया, इस ढंग की एक प्रक्रिया का उपयोग किया था। उससे भी काफी अंधविश्वास फैले थे।
जेम्स ब्रेड ने पहली बार बहुत ही साइंटिफिक तरीके से इसका इन्वेस्टिगेशन कर कर 3 बातें सिद्ध की। किसी को भी उसके इच्छा के विरुद्ध सम्मोहित नहीं किया जा सकता, नंबर 1। नंबर 2, एक बार उसको सम्मोहित किया गया या फिर वो सम्मोहित हुआ तो उसके बाद में वो अलग अलग ढंग की सूचनाएं ग्रहण करेगा। मैं उदाहरण के तौर पर दूंगा कि 5 इंद्रियों के हेलुसिनेशंस डीप ट्रांस में जो सम्मोहन में जाता है उसको हो सकते हैं। यानी किसी हॉल में उसने कह दिया, हिप्नोटिस्ट ने, जो व्यक्ति डीप ट्रांस में गई है उसको कह दिया कि यहाँ पर करीना कपूर आई है, तो उसको 100% करीना कपूर वहाँ दिखती है। करीना कपूर के साथ में वो शेक हैंड करता है, उसको लगता है सही में मैंने करीना कपूर के साथ में शेक हैंड किया। उसका स्पर्श वो अनुभव करता है, उसकी आवाज़ वो सुनता है, उसके शरीर का जो ड्रेस है उसके ऊपर अगर कोई बहुत अच्छी सुगंध है तो वो सुगंध भी महसूस करता है। चारों इंद्रियों का बहुत अच्छे ढंग से वो अनुभव ले पाता है। अगर करीना कपूर ने उसको चॉकलेट दिया, अभी करीना कपूर वहाँ है ही नहीं तो चॉकलेट देगी कैसी, तो उसको चॉकलेट की टेस्ट भी महसूस होगी। यानी इस ढंग की कल्पनाएं उसके लिए प्रत्यक्ष अनुभव बन जाते हैं। इसको हम हेलुसिनेशंस कहते हैं। तो अलग अलग ढंग के अनुभव इसमें आते हैं। सम्मोहन में किस किस ढंग के अनुभव आते हैं, बहुत विस्तार से मैंने ये सब बातें यूट्यूब पर रखी है। तो ये अलग अलग ढंग की सजेशंस वो स्वीकारेगा। शायद उस व्यक्ति को डीप ट्रांस में जो व्यक्ति गया है उसको कहा कि तू लड़की है, तो लड़की जैसा बर्ताव भी करना शुरू करेगा। उसको कहा कि तू भिखारी है, तो भिखारी जैसा भी बर्ताव करना वो शुरू करेगा। कई ढंग की सूचनाएं अमल में लाएगा, लेकिन जिसमें उसकी जान जा सकती है ऐसी कोई बात वो करेगा नहीं। तीसरी बात, वो अपने नैतिक मूल्य के खिलाफ बर्ताव करेगा नहीं। यानी उसके जो नैतिक मूल्य बचपन से आज तक बने हैं, उसकी जो वैल्यू सिस्टम है, उस नैतिकता के खिलाफ कोई भी सूचना वो अमल में लाएगा नहीं। उदाहरण के तौर पर अगर कोई लड़की है, हिप्नोटिस्ट कोई पुरुष है, तो ये उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके शरीर का भोग नहीं ले पाएगा, ना ही उसको कोई ऐसी कृति करने के लिए बाध्य करेगा जो उसके नैतिक मूल्यों के खिलाफ होगी। जब ये जेम्स ब्रेड ने सिद्ध किया कि कोई भी एक व्यक्ति उसके इच्छे विरुद्ध यानी उसकी इच्छा के विरुद्ध सम्मोहित नहीं किया जा सकता है, ना ही उसको ऐसी कोई सूचना दी जा सकती है कि जिसके कारण उसके जान को धोखा होगा, और ना ही वो अपने नैतिक मूल्यों के खिलाफ कोई बर्ताव कर पाता है या करता है। ये 3 बातें सिद्ध करने के बाद इस विषय के बारे में जो बहुत बड़े पैमाने पर गलतफहमियां फैली थी, उसके साथ में डर और भय भी फैला था, उस पर रोक लग गई और वैज्ञानिक जगत में इसका उपयोग होने लगा। उसी जमाने में आसपास में कलकत्ता में एक मेस्मेरिक हॉस्पिटल नाम का हॉस्पिटल था। उसमें जेम्स इसाडेल नाम का स्कॉटिश सर्जन वहां पर बड़े पैमाने पर सर्जरी करते वक्त उसने सम्मोहन प्रक्रिया का उपयोग किया। उसके द्वारा एनेस्थेशिया क्रिएट किया। उस जमाने में एनेस्थेटिक ड्रग्स का पता नहीं था, क्लोरोफॉर्म और बाकी कोई भी ड्रग्स, ईथर भी उस जमाने में हमको पता नहीं थे। करीबन 400 ऑपरेशंस इस ढंग से हमारे भारत के ही कलकत्ता मेस्मेरिक हॉस्पिटल में हुए। यानी सर्जरी को बहुत बढ़ावा प्राप्त होने के लिए भी सम्मोहन का काफी अच्छे ढंग से उपयोग हुआ है। लेकिन जब हम बहुत ही प्रगति कर पाए मेडिसिन के क्षेत्र में, सर्जरी के लिए अलग अलग ढंग के एनेस्थेटिक ड्रग्स उपलब्ध हुए, अभी सम्मोहन की उसके लिए आवश्यकता नहीं है। सम्मोहन प्रक्रिया ये बहुत समय लेने वाली प्रक्रिया है, मेहनत वाली प्रक्रिया है, हर व्यक्ति को लागू नहीं होती है, क्योंकि जो डीप ट्रांस में जा सकते हैं, मीडियम ट्रांस में जा सकते हैं, उन्हीं पर एनेस्थेशिया या फिर एनाल्जेशिया क्रिएट कर कर ऑपरेशन किए जा सकते हैं। ये सभी मर्यादाएं होने के कारण नेचुरली इस तरफ सब डॉक्टरों ने ध्यान देना छोड़ दिया। लेकिन डेंटिस्ट्री में, दंत वैद्यक शास्त्र में इसका उपयोग होना शुरू रहा, क्योंकि उसके 2-3 फायदे थे। पहला फायदा ऐसा था कि जब भी दांत का ऑपरेशन होता है तो हमारा जबड़ा काफी समय तक खुला रखना पड़ता है। सम्मोहन के जरिए आसानी से खुला रखना संभव होता था।
आजकल सलाइवा निकालने के अलग-अलग तरीके ईज़ाद हुए हैं। उस ज़माने में सलाइवा इकट्ठा होता था, डॉक्टर को बड़ी तकलीफ़ होती थी, उसको ऑपरेशन करना कठिन जाता था। तो सलाइवा कम से कम आए, इसके लिए भी सजेशन का उपयोग कर कर सलाइवा का प्रमाण कम करने के लिए इसका उपयोग होता था। और फिर वेदना जो होती है, वो भी कम करने के लिए इसका उपयोग होता था, पेन कम करने के लिए इसका उपयोग होता था। इसलिए डेंटिस्ट्री में इसका उपयोग शुरू रहा। फिर प्रसूति शास्त्र में भी पेनलेस प्रेगनेंसी के लिए इसका उपयोग होता रहा। ये 2 शास्त्रों में इसका उपयोग होता रहा, लेकिन बाकी जगह इसका उपयोग अभी एकदम से घट गया था। करीबन 1950 तक मेडिकल साइंस ने बहुत अच्छी प्रगति कर ली थी। सर्जरी के क्षेत्र में भी बहुत अच्छी प्रगति कर ली थी हमने, मेडिसिन के क्षेत्र में भी प्रगति कर ली थी। और तब हमारे ध्यान में आया कि इतनी हमने प्रगति करने के बाद भी 55% बीमारियां ऐसी है कि जिसमें दवाइयां और सर्जरी इफेक्टिवली काम नहीं करती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ही प्रमाण दिया है कि 55% ऐसी बीमारियां हैं कि जो साइकोसोमैटिक होती है, मनोकायिक होती है। मनोकायिक बीमारियां यानी जिनका ओरिजिन साइकोलॉजिकल होता है लेकिन जो शरीर पर दिखती है, इनको मनोकायिक बीमारियां, साइकोसोमैटिक बीमारियां ऐसा कहा जाता है। और साइकोलॉजिकल बीमारियां हम सबको मालूम है केवल मानसिक होती है। ये दोनों बीमारियों के क्षेत्र में सम्मोहन प्रक्रिया जैसी प्रक्रिया बहुत इफेक्टिवली रिजल्ट देती है। ये ध्यान में आने के बाद फिर से वैज्ञानिक जगत का इसकी ओर ध्यान गया और इसलिए पहली बार 1955 में ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन ने इसको मान्यता दी। बाद में अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने इसको मान्यता दी और बाद में WHO ने इसको भी मान्यता दी। आज के दिनों में अमेरिका जैसे देश में, इंग्लैंड जैसे देश में, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में, कई देशों में ये विषय मेडिकल साइंस के साथ या फिर साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ में सिखाया जाता है। इतना ही नहीं तो हॉस्पिटल में इसकी ट्रीटमेंट उपलब्ध होती है और इसको एक साइंटिफिक सब्जेक्ट कर कर वहाँ सम्मान प्राप्त है, प्रतिष्ठा प्राप्त है, एजुकेशन की सुविधाएं प्राप्त है। अमेरिका जैसे देश में, ब्रिटेन जैसे देश में जब तक आप साइकोलॉजी में MA करते नहीं हो या फिर कम से कम MBBS करते नहीं हो, तब तक आपको इस विषय में सीखने के लिए भी अवसर नहीं मिलता है। ये डिग्रियां प्राप्त करने के बाद ही आप ये विषय सीख सकते हो और इसका उपयोग थेरेपी के लिए कर सकते हो। ये सम्मोहन विषय की थोड़ी जानकारी, जो साइंटिफिक जानकारी है, मैंने आपके सामने रखी। लेकिन ये प्रकार क्या है सम्मोहन? आपने कई बार ऐसा देखा होता है कि तो जादूगर ऐसे ऐसे हाथ करता है, ऐसा गोल गोल चक्र होता है। इसका सम्मोहन से कोई संबंध नहीं है। अगर आसान भाषा में आपको कहूँ तो एक सिंपल फिजिकल रिलैक्सेशन, यानी हमारे शरीर को एक रिलैक्स करने का तंत्र। अपने शरीर को हम इतने अच्छे ढंग से रिलैक्स करें कि उसके साथ में हम मेंटली भी रिलैक्स हो जाए। जब हम फिजिकली और मेंटली दोनों ढंग से रिलैक्स हो जाते हैं तो एक ऐसी अवस्था में पहुंचते हैं जिसको हम अल्फा रिदम की अवस्था कहते हैं। कहने का मतलब ऐसा है कि इस समय अगर हमारे ब्रेन के EEG एनसेफेलोग्राम अगर लिए गए तो अल्फा रिदम के होते हैं, 8 से 12 साइकिल्स पर सेकंड के होते हैं। तो एक तरफ फिजिकली हमको अपने आप को रिलैक्स करना है, उसके साथ में मेंटली भी रिलैक्स करना है और हम फिजिकली और मेंटली दोनों बहुत अच्छे ढंग से रिलैक्स हो जाते हैं तो हम सम्मोहन की अवस्था में जाते हैं। सम्मोहन की इस अवस्था में जाने के लिए क्या केवल सम्मोहन प्रक्रिया ही है? हालांकि सम्मोहन ये विषय वैज्ञानिक क्षेत्र में अनुसंधान के साथ में काफी विकसित हुआ। पूरे दुनिया के सभी प्रकार के धर्मों ने जो मेडिटेशंस अपने साथ में इतने सालों तक संभाल कर रखे, उपयोग में लाते रहे, उनका अभ्यास किया गया। प्रार्थना प्रक्रिया का अभ्यास किया गया, उसमें से काफी चीजें उठाई गई और इसलिए सम्मोहन में आपको पूरे दुनिया के सभी धर्मों ने जो अलग अलग टेक्निक्स इस क्षेत्र में उपयोग में लाए हैं वो सभी के सभी उठाए हुए दिखते हैं। इसलिए सम्मोहन के जरिए, मेडिटेशन के जरिए, एकाग्रता से करने वाली प्रार्थना के जरिए हम एक डीपर रिलैक्सेशन की अवस्था में पहुंचते हैं और ये अल्फा रिदम की अवस्था है। ये एक नेचुरल अवस्था है, ये कोई कृत्रिम अवस्था नहीं कि हम कोई तो भी नया इजाद करते हैं।
केवल इसमें विशेषता ऐसी है कि नेचुरली हम बहुत कम समय के लिए ये अल्फा रिदम की अवस्था में जाते हैं, जागते ही और सोते समय। तो यहाँ पर ये अवस्था हम डिलिबरेटली निर्माण करते हैं, लंबे समय तक रखते हैं। अब इस अवस्था का फायदा क्या है? ये अवस्था की एक विशेषता है कि आप जब भी कोई भी माध्यम से, कोई भी तंत्र से इस अवस्था में जाते हो, अल्फा रिदम की अवस्था में जाते हो, तो एक मेंटल इक्विलिब्रियम निर्माण होता है। ये मेंटल इक्विलिब्रियम निर्माण होने के कारण आप अंदर बाहर से शांत और शांत, अधिक शांत महसूस करते हो। आपका गुस्सा, आपका द्वेष, आपकी सभी नेगेटिव भावनाएं कम हो जाती है। पॉजिटिव भावनाएं, अच्छा लगना, आनंद की भावना, रिलैक्सेशन की भावना, शांति की भावना, ये ज़्यादा महत्व की हो जाती है। और इस अवस्था में अगर हम कुछ समय रहे तो उसके फायदे हमें अपने आप मिलते हैं। दो क्षेत्रों में फायदे मिलते हैं। सबसे पहले फायदा हमको मिलता है हमारे आरोग्य के क्षेत्र में, हमारे हेल्थ के क्षेत्र में। इस अवस्था में अगर हम दिन में 2 बार आधा आधा घंटा भी जाते हैं तो उसके कारण हमारी इम्यून सिस्टम और ज़्यादा ताकत से काम करना शुरू करती है, क्योंकि ये अवस्था एक मेंटल इक्विलिब्रियम की अवस्था होने के कारण आपके मन में दिन भर में जो एक टेंशन तैयार होता है, एंजाइटी तैयार होती है, चिंता तैयार होती है, अलग अलग ढंग की नेगेटिव भावनाओं के कारण अलग अलग ढंग के केमिकल्स आपके शरीर में डिपॉजिट होने शुरू होते हैं। तो इस अवस्था में रहने के बाद में उनका कैथारसिस होता है, वो कम हो जाते हैं, निकल जाते हैं, अंदर बाहर से हम शांत होते हैं और इस कारण हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो ज्यादा ताकत से काम करना शुरू करती है। इसलिए सम्मोहन जैसी प्रक्रिया, मेडिटेशन जैसी प्रक्रिया, डीपर प्रार्थना जैसी प्रक्रिया आरोग्य के क्षेत्र में बहुत महत्व की मानी जाती है। उसके पीछे का भी यही कारण है। दूसरी बात ऐसी है कि हमारे स्वभाव में भी उसका परिणाम होता है, हमारे व्यक्तित्व पर उसका परिणाम होता है। जो आदमी डेली रोज अपने जीवन का हिस्सा बना लेता है ऐसी प्रक्रिया को, समझो रोज 1 घंटा वो इस अवस्था में जाता है, तो अपने आप उसका गुस्सा कम होता है, द्वेष की भावना कम होती है, टेंशन और एंजाइटीज लेने की उसकी जो प्रवृत्ति है वो कम होती है, सभी नेगेटिव भावनाओं का प्रमाण कम होता है और एक पॉजिटिविटी की दिशा में वो प्रगति करना शुरू कर सकता है। ये तो बाय प्रोडक्ट जैसे फायदे हैं। मैंने जो आरोग्य के क्षेत्र में आपको कहा और दूसरा इस क्षेत्र में कहा, ये बाय प्रोडक्ट जैसे फायदे हैं। फिर मेडिटेशन में और सम्मोहन में फर्क क्या है? अगर कोई फर्क नहीं तो आप मेडिटेशन क्यों नहीं सिखाते हो, सम्मोहन क्यों सिखाते हो? ये सवाल आप मुझे पूछो। उसके पीछे का पहला कारण यह है कि सम्मोहन एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। डॉक्टरी के क्षेत्र में, मेडिकल साइंस के क्षेत्र में और साइकोलॉजी के क्षेत्र में, वैज्ञानिक साइकोलॉजी के क्षेत्र में इसका विकास हुआ है। इसमें बार बार संशोधन हुए हैं, लगातार इसमें संशोधन चलते रहते हैं और इसलिए वहां पर जो साइंटिफिक तरीके हैं मैं आसानी से उठाकर आपको समझा सकता हूं, सिखा सकता हूं, जीवन में अमल में ला सकता हूं। मेडिटेशन में आज के जमाने में उनमें काफी अंधविश्वास है, ये हमारे ध्यान में आता है। उसके जो साइंटिफिक फायदे हमें प्राप्त करने हैं वो प्राप्त करने के लिए उसमें सुधार करने की आवश्यकता होती है और उस झंझट में पड़ने के बजाय डायरेक्टली विज्ञान के जगत में जिसका अनुसंधान रेगुलर चल रहा है, पूरे दुनिया में हजारों लोग जिस क्षेत्र में काम करते हैं उसका फायदा हमें अपने आप उठाने की संभावना प्राप्त होती है, क्योंकि अनुसंधान सबके लिए उपलब्ध होते हैं। और इसलिए मैं मेडिटेशन या फिर और किसी प्रकार की किसी और बात का नाम न लेते हुए डायरेक्टली सम्मोहन नाम लेकर ये प्रक्रिया आपको सिखाने के लिए गए 30 सालों से प्रयत्न कर रहा हूं। अब मित्रों हम देखेंगे कि हमारा व्यक्तित्व यानी क्या। आप में से कई लोगों को लगता है कि मैं क्या करूं, मैं तो ऐसा ही हूं। अब मुझे गुस्सा आता है, मैं क्या करूं, मुझे आता है गुस्सा, मैं तो ऐसा ही हूं। तो इसमें कहां तक तथ्य है कि मैं तो ऐसा ही हूं? क्यों मैं ऐसा ही हूं? हम में से कई लोगों को ऐसा लगता है कि हमारा जो व्यक्तित्व है वो हमें अपने आप प्राप्त हुआ है, आइदर हमारे नसीब के कारण प्राप्त हुआ है या फिर और किसी कारणवश हमें प्राप्त हुआ है या फिर हमें जेनेटिकली प्राप्त हुआ है। माँ बाप के जरिए क्या करेंगे, मैं गुस्सैल हूं, मेरे माँ बाप भी गुस्सैल है तो मैं भी गुस्सैल हूं, इसमें तो मेरा कोई चारा नहीं है या फिर उस पर कोई मेरे पास उपाय नहीं है।
ये जो हमारी धारणाएं हैं हमारे व्यक्तित्व के बारे में, उसी से हम शुरुआत करेंगे। अब इसमें जेनेटिकली क्या क्या प्राप्त होता है? आज के जमाने में हम कह सकते हैं विज्ञान के संशोधन के आधार पर कि हमारा जो शरीर हमें प्राप्त होता है वो 100% जेनेटिक होता है, अनुवंशिक होता है, माँ बाप के जीन्स के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। हमारे शरीर की ऊंचाई है, जाड़ी है, कलर है, चेहरे का रंग है, शरीर का रंग है, आंखों का रंग है, ये जो शारीरिक बातें हैं, ये सभी हमें हमारे माँ बाप के जरिए प्राप्त होते हैं। तो कहने का मतलब ऐसा है कि हमारा पूरा का पूरा शरीर जो है हमें अनुवंशिक पद्धति से प्राप्त होता है। इसके बारे में दुनिया में आज किसी के मन में डाउट नहीं है, डाउट के लिए जगह भी नहीं। लेकिन जिसे हम कहते हैं स्वभाव, बुद्धि, ये जो हमारे पर्सनालिटी के अलग अलग अंग है, इसके बारे में आज हम कह सकते हैं कि जब बच्चा 9 माह के बाद पैदा होता है तब उसका जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर यानी हमारी ब्रेन और पूरी की पूरी शरीर की सिस्टम, ये हमें आनुवंशिकता से प्राप्त होती है। लेकिन सॉफ्टवेयर जो हमारी होती है, जो व्यक्तित्व का हिस्सा है, वो करीबन कोरा होता है। जन्म के बाद के क्षण से हम सीखना शुरू करते हैं। गर्भ में हम सीखते हैं वगैरह, ये केवल हमारी धारणाएं हैं, गलतफहमियां हैं। गर्भ में माँ के अच्छे मनस्थिति का बच्चों को फायदा मिलता है, यानी गर्भ पलने के स्टेजेस को फायदा मिलता है। लेकिन गर्भ में बच्चा है और बच्चा सीख रहा है, ये संभव नहीं। इस ढंग के जो गर्भ संस्कार हर जगह सिखाए जाते हैं वो बहुत अवैज्ञानिक है, उसको कोई आधार नहीं है। ये बच्चे के सॉफ्टवेयर की स्थिति कोरी होती है, ब्लैंक होती है, इतना आप ध्यान में रखें। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उस समय से लेकर उसके पांचों इंद्रियों के माध्यम से वो जो ग्रहण करता है, जो सीखता है, वो डायरेक्टली उसके ब्रेन में जाकर रिकॉर्ड होता है। उसमें से सॉफ्टवेयर बननी शुरू होती है। माँ बाप जो उसके साथ में बात करते हैं, बर्ताव करते हैं, जो सजेशंस देते हैं, उसके भी उस पर परिणाम होते हैं। इतना ही नहीं तो उसके आसपास जो लोग होते हैं उनका वो अनुकरण करने की कोशिश करता है। यानी बच्चे 2 तरीके से सीखते हैं। 5 इंद्रियों के माध्यम से जो अनुभव उनको मिलेंगे उस तरीके से सीखते हैं, और बड़ों का अनुकरण करने का प्रयास करते हैं, उस माध्यम से भी सीखते हैं। ये दोनों माध्यमों से उनके ब्रेन में अलग अलग चीजें जाते रहती है, उनका सॉफ्टवेयर भरना शुरू होता है। अब दिक्कत ऐसी है कि पहले 5-6 साल तक ये बच्चों का ये जो ब्रेन होता है ये ओपन होता है। जो भी आसपास से आएगा सबका सब हमारे ब्रेन में चला जाएगा। जो अच्छा होगा वो भी जाएगा, कचरा होगा वो भी जाएगा, गंदगी होगी वो भी चली जाएगी। तो इसलिए पहले 5-6 सालों के संस्कारों को बहुत महत्व दिया जाता है, करीबन 12 साल के संस्कार को बहुत महत्व दिया जाता है। इसके पीछे ये कारण है। हर बच्चे को बचपन में चलना सीखना पड़ता है। अब ये बच्चा जब चलना सीखता है तो उसके लिए हम वॉकर उसको देते हैं, ताकि वो वॉकर के आधार पर आसानी से चलना सीखे। कभी कभी ये वॉकर पर चलने वाला बच्चा गिर जाता है, बच्चा चिल्लाना शुरू करता है। एक आधी माँ है ऐसी है बेचारी कि रात दिन उसको काम करना पड़ता है, पति भी हमेशा उसको भला बुरा कहते रहता है, सासू माँ भी उसकी बहुत प्रताड़ना करते रहती हैं। ये माँ की मनस्थिति बहुत खराब है, बच्चे पर बहुत प्रेम करती है। अब वो किसी काम में जुड़ गई थी और बच्चा अपने आप वो ये वॉकर पर चलने की कोशिश करते करते गिर गया, रोने लग गया। माँ आती है, 2-4 उसको लगाती है, मैंने तुझे बार बार समझा एक जगह बैठ के रह, बैठते नहीं रहता है, बार बार कुछ तो भी करता है, गिरता है, और तू हमेशा पढ़ते रहता है और रोते रहता है। जान नालायक, ऐसा ही तू जिंदगी भर रोते रहेगा, गिरते रहेगा। ये अगर अनुभव 2-3 बार रिपीट हुआ तो उस बच्चे के दिमाग में जाकर बैठता है, नालायक तू जिंदगी भर रोता रहे, जिंदगी भर तो गिरता रहेगा। और ऐसे व्यक्ति फिर जिंदगी भर रोते रहते हैं। उनको कभी भी पूछो क्या कैसे, अरे क्या बताऊं, जीना हराम हो गया, मेरा बॉस ऐसा नालायक है कि जीना असंभव हो गया। पत्नी, अरे पूछो मत, इतनी तकलीफ देती है, इतना अलग अलग तरह से प्रताड़ना मेरी करती है, ऐसी पत्नी किसी के नसीब में ना हो। बच्चे, अरे वहां नालायक बच्चे, ये नालायक वो नालायक, सारी दुनिया नालायक और मैं भी नालायक। ये उनकी मानसिक स्थिति होती है।
ये अपने जीवन में कभी यश प्राप्त करने का अवसर उन्हें बहुत कम आता है, और जब भी थोड़ा बहुत अपयश आया कि वो बोलेंगे मैं तो जिंदगी भर ऐसा ही रहने वाला हूँ, मुझे तो कभी विजय प्राप्त होने वाली नहीं है, कभी यश प्राप्त होने वाला नहीं है, सफलता मेरे जीवन का हिस्सा ही नहीं। ऐसे जिंदगी भर रोते रहेंगे, छोटे छोटी बातों में रोते रहेंगे, क्योंकि पूरे जिंदगी भर के ट्रेड्स हमारे बचपन में हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाते हैं, ये संस्कारों के जरिए। अभी यही अनुभव अगर दूसरी माँ ने अलग ढंग से टैकल किया तो क्या होगा? दूसरी माँ है, उसकी मनस्थिति बहुत अच्छी है, बच्चों को कैसे संभालना है, उनको कैसे संस्कारित करना है, इसके बारे में वो जागरूक है। वो दौड़ कर आएगी, बच्चे को उठाएगी, रोते हुए बच्चे का ध्यान किसी और चीजों की ओर खींचने का प्रयास करेगी, उसको आवाज करने वाले खिलौने देने की कोशिश करेगी, किसी पंछी की तरफ ध्यान एकाग्र करने की कोशिश करेगी, उधर ध्यान भटकाने की कोशिश करेगी। ये बच्चा कोई तो भी नई चीज में इन्वॉल्व हो जाएगा, रोने वाला बच्चा थोड़ी देर में हंसना शुरू करेगा, और फिर ये हंसते हुए बच्चे को वो बाद में फिर से उसी उसी वॉकर के साथ में खड़ा करेगी, चलने के लिए उसको 2-3 मिनट देगी, उसके साथ में चलेगी और बाद में उसको छोड़ देगी। अब ये अनुभव अगर ये बच्चे के दिमाग में या फिर इसके जीवन में 2-3 बार रिपीट हुआ तो क्या असर होगा? ये बच्चा गिरा है, उसको लगा है, लगने के बाद में उसने रोना शुरू किया है। माँ आती है, उसका ध्यान किसी अच्छी चीज की ओर खींच लेती है, वो रोना भूल जाता है, हंसना शुरू करता है, और जो चीज करते वक्त वो असफल हुआ था, उसको बहुत तकलीफ हुई थी, गिर गया था, वही चीज वो सफलता से अब कर रहा है। तो ये व्यक्ति के दिमाग में एक नया ट्रेट पैदा होगा। जब भी उसके जीवन में कोई असफलता आएगी तो वो सोचेगा कि ठीक है, मैं अच्छे तरह से मेरा ध्यान कुछ अच्छी चीजों की ओर केंद्रित करूं, रोते नहीं बैठूं, आनंद से हंसूं, और वही कृति बार बार करते जाऊं ताकि मैं सफल होते जाऊं। तो ऐसी व्यक्ति अपने जीवन में कभी असफल नहीं होती है। वो हर असफलता को एक मामूली हर्डल समझता है, उस हर्डल को हमेशा क्रॉस करने की कोशिश करता है, और हमेशा ये हर्डल्स पादाक्रांत कर 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 यश ही अपने जीवन में प्राप्त करता है, सफलता ही अपने जीवन में प्राप्त करता है। तो इतने बड़े ट्रेड्स अपने जीवन में पैदा हो सकते हैं। इसलिए मित्रों, कहा जाता है कि कम से कम 10-12 साल तक बच्चों की परवरिश करते वक्त बहुत ही खबरदारी से उनकी परवरिश करनी चाहिए, पॉजिटिव परवरिश करनी चाहिए। इस विषय पर, बाल संगोपन, इस विषय पर मैंने विस्तार से ये बातें रखी है। ये यानी इस विषय का व्याख्यान YouTube पर उपलब्ध है, आप सुन सकते हो, उसकी सभी बारीकी आप पकड़ सकते हो। तो अच्छी और बुरी ये दोनों चीजें हमारे दिमाग में डाली जा सकती है। करीबन हमारे 5-6 साल पूरे होते होते हमारे ये ब्रेन को, ये जो है मैंने कहा था खुला डिब्बा, ये खुले डिब्बे को ढक्कन प्राप्त होता है। इसको साइंटिफिक भाषा में क्रिटिकल फैकल्टी कहते हैं। उसके बाद में हमने क्या चूज करना चाहिए, क्या स्वीकारना चाहिए, क्या नहीं स्वीकारना चाहिए, अधिकार हमें प्राप्त होता है। लेकिन इसके बावजूद फिर भी अनजाने में हमारा माइंड प्रोग्राम होते रहता है। कैसे आपके और मेरे जीवन में जो कुछ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस आते हैं, बहुत दुखद घटनाएं घटती है, एक्सीडेंटल घटनाएं घटती है, जिसके कारण हम पूरी तरह से विचलित हो जाते हैं, तब हमारे ऊपर पूरा कंट्रोल नहीं रहता है और डायरेक्टली बुरी चीजें हमारे अंदर प्रोग्राम हो जाती है। रात दिन जो हम अपने आप के बारे में सोचते हैं, मन ही मन सोचते रहते हैं। जब भी हम किसी काम में एकाग्र नहीं है, तब मन ही मन हम सोचते रहते हैं। ये जो मन ही मन हम अपने मंदर सोचते रहते हैं, मन ही मन सोचते रहते हैं, रात दिन उससे हम प्रोग्राम होते हैं। अगर मन ही मन हम निगेटिवली सोचते रहेंगे अपने बारे में, दुनिया के बारे में, तो हम निगेटिवली प्रोग्राम होते जाएंगे। मन ही मन अगर हम पॉजिटिवली सोचते हैं, बार बार पॉजिटिवली सोचते हैं, पॉजिटिवली दुनिया के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, तो हम पॉजिटिवली प्रोग्राम होते रहेंगे। तो मित्रों, हमारा व्यक्तित्व कैसे निर्माण होता है? जब हम पैदा हुए, इस दुनिया में आए, मां के गर्भ से बाहर,
तब सॉफ्टवेयर हमारे ब्रेन में जो सॉफ्टवेयर है वो करीबन ब्लैंक था। जन्म के क्षण से ये सॉफ्टवेयर भरना शुरू हुआ। 5-6 साल तक हमारा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता है। आसपास के वातावरण से जो भी चीजें हमारे ब्रेन में जाती है वो डायरेक्टली प्रोग्राम होती है। कुछ उसमें अच्छी होती है, कुछ उसमें बुरी होती है, कुछ उसमें कचरा होती है, कुछ उसमें अच्छा हो सकता है, गंदगी भी हो सकती है। इसीलिए माँ बाप ने बहुत जागरूक होकर संस्कार करने चाहिए, ऐसा कहा जाता है। केवल माँ बाप के संस्कार नहीं होते हैं, पास पड़ोस में हम खेलने जाते हैं उनके भी संस्कार होते हैं, स्कूल में जाते हैं उनके भी संस्कार होते हैं, और रात दिन टीवी सामने देखते हैं उसके भी संस्कार होते हैं। तो ये सभी हमारे ब्रेन में चला जाता है, उस पर हमारा कंट्रोल कम होता है। 5-6 साल के बाद हमारे ब्रेन को क्रिटिकल फैकल्टी आती है। क्या स्वीकारना क्या नहीं स्वीकारना ये अधिकार हमें प्राप्त होता है। लेकिन अगर पहले 5-6 सालों में हमें बहुत ट्रेन किया गया कि कैसे अच्छी चीज़ें क्या होती है, बुरी चीज़ें क्या होती है, इसके बारे में हम अवेयर रहे तो हम उसको उपयोग में लाएंगे, नहीं तो हम उपयोग में नहीं ला पाएंगे। तुझे कुछ समझता नहीं है, मैं बोलता हूँ अमल में ला, यही अगर हमको संस्कार किया गया है तो हमको ऐसा ही लगेगा कि 6 साल के बाद हमको कुछ समझता ही नहीं है, तो ये जो कह रहे हैं वही सही होगा, उसको अमल में लाएंगे। यानी ये क्रिटिकल फैकल्टी जो हमने हमें दी है नेचर ने, वो हमेशा हम यूज़ करते ही हैं ऐसा नहीं होता है। इसलिए बाद में भी हम प्रोग्राम होते रहते हैं, और फिर अनजाने प्रोग्राम होने की गुंजाइश होती है ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस में, और रात दिन जो विचार करते हैं उसके जरिए भी। यानी हम जब पैदा हुए तब हमारा ब्रेन सॉफ्टवेयर पूरी तरह से ब्लैंक था। आज के क्षण तक, अभी आप सुन रहे हो, उस क्षण तक हमारे ब्रेन में जो जो प्रोग्रामिंग हो गया, उस टोटल प्रोग्रामिंग को हम कहते हैं हमारी पर्सनैलिटी, हमारा व्यक्तित्व। ये जो हमारा व्यक्तित्व है, टोटल प्रोग्रामिंग है, फिगर 7। इसमें हम देखेंगे कि ये टोटल प्रोग्रामिंग में से क्या क्या चीजें निकल कर आती है। सबसे पहली बात, हमारी सभी की सभी एक्शंस इसमें से निर्माण होती है। फिगर 7, बिहेवियर, हमारा बर्ताव निर्माण होता है। हमारी इमोशंस निर्माण होती है। हमारी वैल्यू सिस्टम इसमें से निर्माण होती है, और थिंकिंग प्रोसेस भी इसमें से निर्माण होती है। एक्शन यानी क्रिया, बिहेवियर यानी बर्ताव, इमोशंस यानी भावनाएं, वैल्यू सिस्टम यानी नैतिक मूल्य, और थिंकिंग प्रोसेस का मतलब होता है विचार करने की प्रक्रिया। ये सारी की सारी चीजें इसमें से निर्माण होती है। तो हमारे व्यक्तित्व का प्रोग्रामिंग हमने समझ लिया। हमारा बर्ताव ऐसा क्यों होता है उसके पीछे का कारण भी हमने समझ लिया। अभी हम अपने आप को क्या समझते हैं? उदाहरण के तौर पर कि हमें किसी बात का डर लगता है। हमारा व्यक्तित्व इस ढंग का बना है, बॉस के सामने जाएंगे, कुछ भी हुआ तो भी बोल नहीं पाएंगे। जाते ही बॉस ने कहा फाइल लेकर आओ, हम फाइल लेकर गए, बॉस हमें डांट रहा है, डांट रहा है, डांट रहा है, काम नहीं करते हो, फोकट में पगार लेते हो, सबके सामने अपमान कर रहा है, हम चुपके से सुन रहे हैं, हालांकि काम तो हमने पूरा किया है, थोड़ा सा बचा है, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं हो रही है। कुत्ता, कुत्ते से डर लगता है, लोग हंसते हैं कि अरे क्या कुत्ते से डरता है, तो हर जगह कुत्ते होते हैं, लेकिन डर लगता है, इतना डर लगता है कि कुत्ते के सामने से जाने की हिम्मत नहीं होती है। स्टैंड से लेकर जहां से मैं घर वापस आता हूं, वहां से मेरा घर केवल 10 मिनट की दूरी पर है, लेकिन मैं पैदल नहीं आता हूं क्योंकि बीच में बहुत कुत्ते और कुत्तों का मुझे बहुत डर लगता है। तो मैं हमेशा रिक्शा में बैठ कर आऊंगा। परीक्षा का डर, क्यों भाई डर लगता है हमको? अब कुत्ते का डर लगना ये कोई स्वाभाविक डर नहीं है, बॉस का डर लगना ये स्वाभाविक डर नहीं है, ये कोई नेचुरल डर तो है नहीं।
परीक्षा का डर लगना ये भी नेचुरल डर नहीं है, ये एक्वायर्ड डर है, ये हमने सीखे हुए डर है। हमें गुस्सा आता है, कोई बात अगर हमारे मन मुताबिक नहीं हुई तो हमें गुस्सा आता है। कैसे बच्चे, बार बार बोलता हूं तो भी करते नहीं है, एकदम से गुस्सा आ जाता है, हमारे एड्रेनलिन और स्टेरॉइड्स बढ़ जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? होता है, टेंशन आता है, एकदम से परीक्षा का टेंशन आ जाता है। क्या होगा, कैसा होगा, मैं परीक्षा में पास होऊंगा कि नहीं, अभी तो बहुत नजदीक परीक्षा आई है, मेरा अभ्यास नहीं हुआ है। अरे भाई, मुझे पहले से मालूम था कब मेरी परीक्षा होने वाली है। अभी कोविड-19 की बात छोड़ दो, लेकिन एवरेज कंडीशन में तो हमें कल्पना होती है कि 8, 10, 15 दिन में इस समय में परीक्षा होने वाली है। पहले से हमने तैयारी करनी चाहिए थी, नहीं करते, फिर एकदम से डर जाते हैं। ये जो हमारे परिणाम है कि परिणाम क्या होगा, इस डर के कारण अस्वस्थता निर्माण होती है, भावनात्मक असहजता निर्माण होती है और उससे अलग-अलग ढंग के हमें रोग होते हैं। इनको मानसिक रोग कह सकते हैं, मनोकायिक रोग कह सकते हैं। ये जो हमारी नेगेटिव भावनाएं हैं, ये केवल भावनाओं तक सीमित नहीं रहती है। ये केवल हमारे बिहेवियर तक सीमित नहीं रहती। मुझे गुस्सा आता है तो मेरे रिलेशन लोगों के साथ में बिगड़ जाते हैं, यहां तक सीमित नहीं रहती है। मुझे हमेशा चिंता होती है, एंग्जाइटी होती है, टेंशन होता है, तो ये केवल उस कारण मैं किसी के साथ में गलत बर्ताव कर लूं, यहां तक सीमित नहीं होती है। तो इसके कारण मेरे पूरे शरीर पर, मेरे स्वास्थ्य पर परिणाम होता है और उससे कई प्रकार के रोग निर्माण होते हैं। मनोकायिक रोग, जिनको हम कहते हैं साइकोसोमैटिक रोग, हार्ट डिजीज ये मनोकायिक रोग है, डायबिटीज मनोकायिक रोग है, ब्लड प्रेशर बढ़ना मनोकायिक रोग है, स्किन्स के अलग अलग प्रॉब्लम्स मनोकायिक रोग है। ऐसी कई बीमारियां हमको हो सकती है। इसलिए मित्रों, इस कार्यशाला में हम स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखते हैं, विस्तार से स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखते हैं कि हमारे जीवन में ये टेंशन्स और एंग्जाइटीज जो निर्माण होती है उसको हमने किस ढंग से टैकल करना चाहिए। अब ये टैकल करने के दो तरीके, एक तात्कालिक इमरजेंसी तरीके कि भाई मुझे अभी टेंशन आया है तो अभी मैं क्या करूं, और दूसरा परमानेंट तरीके कि मैं अपने व्यक्तित्व में ही इस ढंग से बदलाव करूं कि मुझे इजीली टेंशन नहीं आएगा। ऐसा कैसा सर, इजीली टेंशन नहीं आएगा? हर एक को टेंशन आता है। सबसे ज्यादा टेंशन की अवस्था में मैं जिया हूं। मैंने जब 1982 में अंधश्रद्धा निर्मूलन ये विषय लेकर काम को शुरुआत की, अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के नाम से, उसके पहले मैं बहुत लोकप्रिय वक्ता था, लोकप्रिय लेखक था, लोकप्रिय पत्रकार था, लोकप्रिय प्राध्यापक था। मैंने कभी गाली भी किसी की सुनी नहीं थी। लेकिन जब इस काम की शुरुआत की तो मेरे सामने हजारों की पब्लिक रहती थी और लोगों के हाथ में पत्थर रहते थे। तू हमारे बाबा के बारे में बोल, तेरा सिर फोड़ते हैं। ये रोज का वातावरण रहता था और रोज दिन में 2 से 3 व्याख्यान में देता था। फुल टाइम काम करता था, करीबन 9 साल मैंने फुल टाइम काम किया। रात दिन टेंशन रहता था, लेकिन इस अवस्था में भी आप अंदर बाहर से बहुत शांत रह सकते हो। इसलिए मुझे इस विषय पर बोलने का बहुत अधिकार है। मैं रहा हूं और इसीलिए तंदुरुस्त हूं, आज भी जिंदा। तो मित्रों, ये स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है हम सीखते हैं, परमानेंटली हमारे व्यक्तित्व में ऐसे बदलाव हम करेंगे कि इजीली हम पर स्ट्रेस ही निर्माण नहीं होगा। लेकिन उसके पहले जो इमरजेंसी टेक्निक्स है उसका हम उपयोग करते हैं। हमारे व्यक्तित्व में जो भी बुराइयां हैं कि हम बहुत टची है, किसी ने कुछ तो भी बोल दिया कि हमको बहुत तकलीफ होती है। उसने ऐसा मुझे कहा, ऐसा कैसा मुझे कहा, मैं तो उसको देख लूंगा। अरे भाई, मुंह उसका है, उसने कहा है, उसने अपने मुंह की एनर्जी उपयोग में लाई है, मुझे क्यों तकलीफ हो रही है? क्योंकि मैं वो जो कुछ बोलता है उसको डायरेक्टली मेरे अंदर घुसने देता हूं और फिर उसके बुरे परिणाम मुझ पर होते हैं। क्यों भाई, ये हमारा मन कोई भाड़े से लाया है हमने? ये तो हमारे खुद का है ना।
क्या इसके अंदर जाने देने का, क्या नहीं जाने देने का, ये अधिकार मेरे पास होना चाहिए ना। कोई कुछ भी बोलता है, कितना भी बुरा बोलता है, कितना भी बुरा बोलता है, तो भी मेरे मन पर शील्ड है। जो भी बाण आएंगे वो शील्ड पर लगेंगे, नीचे गिरेंगे, अंदर कुछ घुसेगा नहीं। इस ढंग से मैं अपने आप को तैयार कर सकता हूं। हाँ, कोई मेरे बारे में अच्छा बोल रहा है, सही बोल रहा है, तारीफ कर रहा है, तो शील्ड थोड़ी बाजू में खिसका दूंगा, अंदर जाने दूंगा। लेकिन मैं जानता हूं कि ये जो बोल रहे हैं वो गलत है, उसमें कोई मतलब नहीं है, तो मैं शील्ड पूरी तरह से ऐसी रखूंगा कि एक भी बाण मेरे अंदर मत न जाए, मुझे कोई तकलीफ ना हो। इस ढंग से हम अपने आप को बदल सकते हैं। ये प्रक्रिया के माध्यम से हम अपना आत्मविश्वास बहुत बढ़ा सकते हैं। मेरी कार्यशाला में जो लोग आकर गए हैं और जिन्होंने कुछ समय तक प्रैक्टिस की है, वो हर व्यक्ति मुझे रिपोर्ट करता है कि सर, हमारा आत्मविश्वास बढ़ा, हमारे आरोग्य के क्षेत्र में इसके हमें बहुत अच्छे फायदे मिले, हमारी नींद भी अच्छी हो गई और हमारे स्वभाव में भी परिवर्तन होना शुरू हुआ। रेगुलर अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो ये जो फायदे हैं, दिन ब दिन आपको और ज़्यादा अच्छे फायदे मिलते रहेंगे, आपके व्यक्तित्व में बदलाव होगा। लेकिन ये कार्यशाला करने के बाद में ये कुछ जो चंद फायदे हम महसूस करते हैं, उसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। ये जो हमेशा मैं सक्सेस होऊंगा, ये बातें हमेशा हम अपने आप को कहते रहते हैं और ज़्यादातर अनसक्सेस की बातें अपने आप को प्रोग्राम करते जाते हैं और उसके कारण जीवन में असफल होते हैं। हिप्पोक्रेटस ने 2400 साल पहले कहा था कि इंसान का सफलता और असफलता, यश और अपयश उसके ब्रेन में से निर्माण होता है। अगर आपके ब्रेन में आपका विश्वास है कि मैं सफल बनूंगा ही, तो आप सफल बनोगे। आपका विश्वास है कि मैं असफल बनूंगा, तो आप असफल ही बनोगे, क्योंकि आपके एक्शंस ही उसी ढंग के होते जाएंगे। आपके मन में अगर सफल बनने का विश्वास है, तो इसका मतलब आपको पहली बार में ही सफलता मिलेगी, ऐसा नहीं है। जो भी आपकी असफलता मिलेगी, आप उसको मामूली हर्डल मानेंगे, कोशिश करते रहेंगे, सफलता प्राप्त करने तक कोशिश करते रहेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। आनंद है, हिप्पोक्रेटस ने यह भी बात कही थी कि इंसान के ब्रेन से ही यहां से हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस निर्माण होती है। तो मित्रों, ये जो चीजें हैं वो हम बहुत अच्छे ढंग से सीखते हैं, हमारी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी बदलने के लिए इसका उपयोग करते हैं। अब मेरे सामने ये सवाल है, आप भी सवाल ये मन में लाओगे, पूछोगे, क्या हर व्यक्ति अपने आप को बदल सकता है? क्योंकि हमने तो बचपन से सुना है, मराठी में कहावत है, स्वभावाला औषध नसतं। हमारे स्वभाव को कोई दवाई नहीं होती है। हमको मराठी में कहावत है, कळतं पण वळत नाही। हमको समझता है, लेकिन हम अपने आप को बदल नहीं पाते हैं। ये तो हमने बचपन से सुना है। तो भी आप कह रहे हो कि इंसान अपने आप को पूरी तरह से बदल सकता है। हाँ, इंसान अपने आप को पूरी तरह से बदल सकता है, आमूलाग्र बदल सकता है, वाल्या का वाल्मीकि हो सकता है। ये मैं आपको 100% कॉन्फिडेंस से कहूंगा। ऐसे कई व्यक्ति और कई उदाहरण हमारे सामने हैं, जैसे कि महात्मा गांधी जी का उदाहरण है। मुझे लगता है आप में से काफी लोगों ने महात्मा गांधी जी की जीवनी पढ़ी होगी। हर व्यक्ति ने दुनिया में महात्मा गांधी जी की जीवनी पढ़नी चाहिए। उनकी ऑटोबायोग्राफी बहुत सुंदर है, मराठी में उपलब्ध है, हिंदी में उपलब्ध है, इंग्लिश में उपलब्ध है, सभी भाषाओं में उपलब्ध है। इंग्लिश में भाषा बहुत आसान है। मैं इंग्लिश लिटरेचर का विद्यार्थी हूँ। जब मेरे क्लास में मुझे बताया गया कि गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी जो है वो दुनिया का एक बहुत अच्छा लिटरेरी पीस माना जाता है, तब मुझे बहुत अचरज हुआ था कि इतनी सिंपल लैंग्वेज वाली ये जीवनी, इसको इतना महत्व दिया जा रहा है। गांधी जी पहले बहुत स्खलनशील थे, बहुत मामूली थे, कोई बहुत होशियार वगैरह विद्यार्थी नहीं थे। फेल भी हुए थे, चोरी भी की थी, यानी प्रमादशील थे, गलतियां करने वाले थे।
धीरे धीरे ये सामान्य मीडियोकर व्यक्ति बदलते गया, बदलते गया, बदलते गया, इतना बदला कि जब वो अफ्रीका से फिर भारत में आए तो पूरा इतिहास ही उन्होंने बदल दिया। जिस भारत में ब्रिटिशों ने 150 साल के ऊपर राज किया था, 700-800 सालों तक मुस्लिम आक्रामकों ने राज किया था, कितने ब्रिटिश हमारे देश में थे? आप पूरे 150 सालों की हिस्ट्री निकालो तो 1947 के बाद जो वो छोड़ के गए भारत, तब तक कभी भी एक दिन में 1 लाख अंग्रेजों के ऊपर इस देश में नहीं थे। अगर 90 साल तो उनका पूरा एक छत्र राज्य रहा 1857 के बाद। 1857 का गदर असफल होने के बाद पूरी तरह से उनका एक छत्री साम्राज्य पूरे भारत पर निर्माण हुआ। तब हमारे भारत की जनसंख्या क्या थी? 1857 में कम से कम 30 करोड़ की जनसंख्या होनी चाहिए। जब वो भारत छोड़ के गए तब जनसंख्या क्या थी? 40 करोड़ जनसंख्या थी। यानी 30 करोड़ से लेकर 40 करोड़ जनता पर केवल 1 लाख अंग्रेजों ने राज किया है। संख्या शास्त्र के मेरे प्राध्यापक मित्र मजाक में कहते हैं कि सुबह उठते ही अगर ये 40 करोड़ लोगों ने एक ही जगह पेशाब की होती तो ये पेशाब का प्रमाण इतना बड़ा होता कि 1 लाख अंग्रेज उसमें डूबकर मर जाते। इतनी बड़ी तादाद पर 1 लाख अंग्रेजों ने राज किया। कितने अंग्रेज मारे गए 150 सालों में? 10,000 भी नहीं मारे गए। जो देश इतना डरपोक था, 1 लाख लोग 150 साल तक 30 से 40 करोड़ लोगों पर राज कर पाए, उसी देश में ये महात्मा गांधी नाम का एक व्यक्ति आता है, लोगों को रास्ते पर बुलाता है। अंग्रेज मामूली नहीं, ब्रिटिश लोगों ने पूरे दुनिया पर राज कायम किया। जिनके राज में सूर्य कभी डूबता नहीं ऐसा कहा जाता था, इतने विस्तीर्ण प्रदेश पर उन्होंने राज कायम किया। इस आधार पर उनकी सैनिक शिस्त और वैज्ञानिक क्षमता, डिसिप्लिन और वैज्ञानिक क्षमता के आधार पर उन्हें अंग्रेजों के सामने ये लठ लेकर खड़ा हुआ, लेकिन लठ मारने के लिए नहीं, केवल चलने के लिए। लाखों करोड़ों लोग जुड़ते गए। आज तक दुनिया में इतने लोग कभी रास्ते पर नहीं आए जितने इस व्यक्ति ने लाए। उसमें महिलाएं थी, उसमें गरीब आदमी थे, उसमें अनपढ़ आदमी थे, उसमें अलग अलग जाति के समूह थे। सभी लोग उसके साथ जुड़ गए और उसमें से हमारे देश में स्वतंत्रता आंदोलन कहां के कहां पहुंच गया और ब्रिटिशों को यह देश छोड़कर जाना पड़ा। 20वीं शताब्दी में इस व्यक्ति को मैन ऑफ द सेंचुरी कहा गया। एक सामान्य मीडियोकर व्यक्ति से लेकर एक व्यक्ति यहां तक पहुंचता है, अपने आप में इतना बदलाव करता है और अंदर बाहर से आदमी हमेशा शांत रहता है, किसी का द्वेष नहीं करता है, अंग्रेजों के साथ में लड़ता है, उनका भी द्वेष नहीं करता है। इतना अच्छा उत्तुंग व्यक्तिमत्व उसने अपने जीवन में व्यक्तित्व धारण किया, प्राप्त किया। दूसरा उदाहरण मैं आपके सामने लूंगा, ऐसा ही एक उदाहरण। एक व्यक्ति दलित जाति में जन्म लिया। उसको हालांकि इस देश में सीखने का भी अधिकार नहीं था, लेकिन अंग्रेजों का शासन था इसलिए सीखने का अवसर मिला। उसके टीचर उसको क्लासरूम के अंदर नहीं बैठने देते थे, उसके डोर पर बैठने को लगाते थे। और जब कभी उनको मारने की आवश्यकता पड़ती तो छड़ी से नहीं मारते थे, पत्थर फेंक कर मारते थे, क्योंकि वो अस्पृश्य थे। उनका पीने का पानी अलग, सब अलग। बार बार अपमान होना, सीखते वक्त भी और बाद में भी। यह व्यक्ति दलित जाति में अस्पृश्यता के सभी भोग भोगते हुए पढ़ता गया, प्रकांड पंडित बना।
केवल प्रकांड पंडित बनकर वो चाहे तो बड़ी बड़ी नौकरियां हासिल कर सकता था, अमेरिका में रह सकता था, ब्रिटेन में रह सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया, वो भारत में ही रहा। ये सभी अपमान सहन करते करते उस आदमी ने इस देश के लिए एक सुंदर राज्य घटना निर्माण की, कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण की, जिसमें सबको समानता प्रदान की, स्त्रियों को समानता प्रदान की, सभी इंसानों को समानता प्रदान की, इक्वेलिटी, फ्रेटर्निटी यानी समानता, बंधुता, लिबर्टी, स्वतंत्रता, इसके आधार पर, और न्याय उसके साथ में, जस्टिस, इसके आधार पर एक सुंदर, बहुत ही सुंदर कॉन्स्टिट्यूशन इस देश को दी। ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, इनका व्यक्तित्व कैसे निखरते गया, कैसे बदलते गया, कैसे निर्माण होते गया, ये हमारे सामने उदाहरण है। इतने प्रतिकूल परिस्थिति में इंसान अपने आप को क्या बना सकता है। अब तुम बोलोगे कि क्या सर, वो महात्मा गांधी कहाँ, वो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कहाँ, इतने बड़े बड़े उदाहरण आप दे रहे हो, आम आदमी बदल पाएगा क्या? आम आदमी अपने आप को आमूलाग्र बदल पाएगा क्या? मैं इतने आत्मविश्वास से आपसे क्यों बात कर पाता हूं? क्योंकि मैंने अपने आप को आमूलाग्र बदला है। मैं अपने जीवन के कॉलेज के पहले साल तक, मैं पहले साइंस का विद्यार्थी था, बीएससी पार्ट 1 तक, उसको हम इंटर साइंस कहते, उसके बाद में हमको मेडिकल में और इंजीनियरिंग में प्रवेश मिलता था। मैथमेटिक्स मेरा विषय था, मैथमेटिक्स में थोड़ा बहुत ठीक ठाक था मैं, इसलिए सबकी अपेक्षाएं थी कि मैं इंजीनियर बनूं। जब तक मैं कॉलेज में पढ़ रहा था पार्ट 1 में, तब तक मैं अपने जीवन में बहुत ही आत्मविश्वासहीन व्यक्ति था, बहुत निराशावादी व्यक्तित्व था, जिसको हम मेलैंकोलिक पर्सनैलिटी कहते हैं। छोटी छोटी बात का मुझे दुख होता था, रोना शुरू कर देता था। एक वाक्य ठीक ढंग से बोलने का आत्मविश्वास मुझ में नहीं था। कविताएं करता था, हर कवि को लगता है कि मैं बहुत अच्छी कविताएं करता हूं, मुझे भी लगता था मैं बहुत अच्छी कविताएं करता हूं, लेकिन कविताएं पढ़ते समय अगर किसी ने कुछ कह दिया तो मैं वहीं रुक जाता था। कभी भी मेरे कॉलेज के प्रोग्राम में मैं अपनी कविता ठीक ढंग से रख नहीं पाया। मुझे लगा थोड़ा बहुत बोलने का आत्मविश्वास मुझे आना चाहिए, इसलिए मैं ड्रामा के लिए पीछे लगा, मेरे टीचर के, प्राध्यापक के। उन्होंने मुझे ड्रामा में रोल दिया। पूरे ड्रामा में मुझे केवल 2 डायलॉग बोलने थे। 14 दिन प्रैक्टिस हुई, 15वें दिन रंगीत तालीम हुई। इस रंगीत तालीम में मैं दोनों डायलॉग ठीक ढंग से नहीं बोल पाया, इसलिए उसमें से एक डायलॉग निकाल दिया, एक ही रखा, क्योंकि वो निकाल नहीं सकते थे, उसका रेफरेंस बाकी लोगों के साथ में जुड़ा हुआ था। वो भी डायलॉग मैं फाइनल नाटक में ठीक ढंग से नहीं बोल पाया। जैसे ही मैं बाहर आया तो मेरे प्राध्यापक चिल्लाए मुझ पर, जो मेरे डायरेक्टर भी थे, फिर कभी तू स्टेज पर खड़ा मत रह, तुझे एक वाक्य ठीक ढंग से बोलना नहीं आता है। और उसी व्यक्ति ने आगे वक्तृत्व आत्मसात कर उसके आधार पर इतनी बड़ी मूवमेंट पूरे देश में खड़ी कर दी। इंसान अपने आप को बहुत बदल सकता है। मैंने बहुत प्रयास से अपने आप में बदलाव किए, आमूलाग्र बदला। बहुत डरपोक था, छोटी छोटी चीजों को बहुत डरता था। घर के बाहर पड़ने के बाद में अगर रास्ते में नींबू है, मिर्ची है, कुछ ऐसा मंत्र तंत्र वाला साधन है, तो मैं भागकर वापस आता था, कभी वहां से जाने की हिम्मत नहीं करता था। डरपोक था, मुझे भूत लगा था, मांत्रिक ने भूत को उतारा था। सभी प्रकार के डर निकालकर निर्भयता से इतने सालों से मैं काम कर रहा हूं। मैंने पहले ही आपको रिपोर्टिंग की कि जब मैंने ये काम शुरू किया तो मेरे हर कार्यक्रम में, हर भाषण में आह्वान होते थे कि तू हमारे बाबा के बारे में बोल, हमारे मांत्रिक के बारे में बोल, जिसके शरीर में देवी आती है उसके बारे में बोल, हमारे एरिया के ज्योतिष के बारे में बोल, तेरा सर ही हम फोड़ देते। और मैं हमेशा उनके नाम लेकर बोलता आया हूं। पूरे मेरे 38 साल के जीवन में मेरी एक भी सभा मैंने कभी रद्द नहीं की, आधी अधूरी नहीं छोड़ी, और कभी किसी ने चैलेंज किया इसलिए उसके सामने नहीं झुका। एक भी सभा मेरी कोई आधी अधूरी नहीं बना पाया पूरे जिंदगी में। 38 सालों में कम से कम 10,000 के ऊपर व्याख्यान मैंने इस विषय पर दिए होंगे।
इतनी निडरता और निर्भयता आगे के जीवन में मैं अपने आप में प्राप्त कर पाया। तो मित्रों, ये एक डरपोक व्यक्ति, आत्मविश्वासहीन व्यक्ति, गुस्सैल व्यक्ति, बहुत टची था, एक पराभूत मनोवृत्ति वाला मैं व्यक्ति था। ये अगर इतना बदल सकता है तो आप भी बदल सकते हो। आप में से हर व्यक्ति बदल सकता है। ये व्यक्तित्व बदलते समय मेरे सामने कोई अच्छा टेक्निक नहीं था। मैं जानता भी नहीं था कि व्यक्तित्व बदला जा सकता है। मेरे सामने केवल उदाहरण थे, विनोबा जी जैसे उदाहरण थे, आचार्य दादा धर्माधिकारी जैसे उदाहरण थे, प्राचार्य राम शेवाड़कर जैसे उदाहरण थे, डॉक्टर भाला भोड़े तो बाद में मेरे मित्र बने, बचपन से जिन्होंने मैंने जाना, ये उदाहरण मेरे सामने केवल थे। मुझे लगता था इनके जैसा मैं बनने की कोशिश करूं। बाबा आमटे जैसे उदाहरण थे, बस मैं कॉपी करने की कोशिश करते गया। तब मुझे ये भी पता नहीं था कि पर्सनैलिटी नाम की कोई चीज होती है। मेरे जनरेशन को पर्सनैलिटी ये शब्द भी मालूम नहीं था। इसमें बदलाव हो सकता है ये भी मालूम नहीं था। उस अवस्था में अगर मैं, कोई टेक्निक भी नहीं है, केवल मेहनत करते गया, कोशिश करते गया, अपने आप को बदलते गया, तो आज तो आपको ये सब चीजों का ज्ञान इस कार्यशाला के माध्यम से बहुत एक्यूरेटली प्राप्त होने वाला है। इतना ही नहीं तो आपके हाथ में एक बहुत ही इफेक्टिव जरिया स्व सम्मोहन जैसा प्राप्त होने वाला है कि जिसके जरिए आप आसानी से, प्रभावी ढंग से और स्वावलंबी तरीके से दूसरी किसी की मदद न लेते हुए अपने आप को बदल पाते हो। तो आप तो डेफिनेटली अपने आप को बदल पाओगे। उसके लिए आपको मेहनत लेनी होगी। मेहनत के बिना इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता है। ये टेक्निक आसान कर देता है आपका काम, लेकिन अपने आप कुछ नहीं होता है, मेहनत तो करनी पड़ती है। 1991 से मैं लोगों को सिखा रहा हूं, लाखों लोगों को सिखाया है। काफी लोगों ने अपने जीवन में इसके जरिए बदलाव प्राप्त किए हैं। आप भी कर पाओगे। अब मित्रों, ये बात थोड़ी आपके समझ में आए इसलिए मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा। अब ये माइंड प्रोग्रामिंग कैसे किया जा सकता है। कुत्ते का डर लगता है। मैंने उदाहरण दिया कि बस स्टैंड से लेकर घर तक पहुंचने के लिए 10 मिनट का रास्ता है, पैदल जाए तो, लेकिन जाने की हिम्मत नहीं होती है क्योंकि आसपास कुत्ते होते हैं। कुत्ते भौंकने शुरू कर देते हैं और मुझे डर डर लगता है, मैं थर थर कांपने लगता हूं। अब लोग कितने भी समझाए, भाई हर कुत्ता नहीं काटता है, इतने कुत्ते तो हमेशा होते हैं, बरु कुत्ते काटने से क्या बिगड़ता है, जाकर इंजेक्शन लेने होते हैं, आदि इंसान थोड़ा ही मरता है। यह सब मुझे मालूम है, इसके बावजूद मुझे डर लगता है। यानी कॉन्शियसली आप कितना भी समझाओ तो भी अपने आप में बदलाव होना बड़ा कठिन है। फिर मैं क्या करूंगा? मैं अपने घर में सम्मोहित अवस्था में जाऊंगा। सम्मोहित अवस्था में कल्पना करूंगा। क्यों? क्योंकि डर भगाने का इस दुनिया में एक ही मार्ग है। जिस चीज का आपको डर लगता है उसको फेस करो। डायरेक्टली तो मैं फेस नहीं कर सकता हूं, तो मैं इनडायरेक्टली फेस कर सकता हूं। मैं मेरे फ्लैट में सम्मोहित अवस्था में जाऊंगा और कल्पना करूंगा कि बस स्टैंड से लेकर तो मैं घर तक आ रहा हूं, घर से मैं बस स्टैंड तक जा रहा हूं, निडर होकर जा रहा हूं। आसपास कुत्ते हैं, लेकिन वो भौंकते हैं, लेकिन कुछ भी होता है तो भी मैं बगैर डरे उनके सामने से जाता हूं। अब कुत्ते आसपास नहीं है, मैं अपने फ्लैट में हूं, वहां कुत्ता आने की संभावना नहीं है, तो मैं इसकी कल्पना कर पाऊंगा। एक बार कल्पना करूंगा, 2 बार कल्पना करूंगा, 50 बार कल्पना करूंगा, 100 बार कल्पना करूंगा, मेरे दिमाग के अंदर, मेरे सबकॉन्शियस के अंदर ये नया प्रोग्राम होगा। कुत्ते को कौन डरता है? मेरा कॉन्शियस माइंड डरता है क्या? नहीं, कॉन्शियस माइंड को मालूम है कुत्ता काटने से कुछ बिगड़ता नहीं है, हर कुत्ता काटता नहीं है, हजारों लोग जाते आते रहते हैं, हर एक को थोड़ा ही कुत्ता काटता है। ये सब मेरे कॉन्शियस माइंड को मालूम है, लेकिन मेरा सबकॉन्शियस माइंड डरता है, अंतर्मन डरता है। अब अंतर्मन में प्रोग्रामिंग हो गया। क्या प्रोग्रामिंग हो गया? कि कुत्ते को निर्भयता से कैसे फेस करना है। जब मैं एक्चुअली रोड पर से चलना करूंगा तो पहले जैसा भय मुझे नहीं लगेगा। 8-10 बार ऐसा मैं कुत्तों को फेस करूंगा एक्चुअली, तो ये डर मेरे दिमाग से निकल जा सकता है। तो इस ढंग से हम हर चीज अपने व्यक्तित्व में बदल सकते हैं। नया प्रोग्रामिंग कर उस चीज को, उसमें बदलाव ला सकते हैं
और नया व्यक्तित्व उस क्षेत्र में, उस चीज के बारे में प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, ये हमारी वर्कशॉप जो है, कार्यशाला जो है, मैंने आपको पहले ही कहा कि इस कार्यशाला में 13 साल से लेकर तो कोई भी व्यक्ति सहभागी हो सकता है। 13 साल की शर्त क्यों रखी है? क्योंकि मेरी जो लैंग्वेज है कम से कम समझने लिए 12-13 साल के बच्चे चाहिए, इसलिए ये कार्यशाला में आप बुकिंग कर सकते हो। इसकी फीस 2000 रुपए है, उसकी सब जानकारी पहले ही आपको दी गई है। इसमें क्या क्या सिखाया जाता है, मैं इन शॉर्ट आपको कहूंगा कि क्या क्या सिखाया जाता है। एक, सम्मोहन और उसके उपचार सिखाए जाते हैं। फिर खुद का व्यक्तित्व हम समझते हैं। फिर आइजेंग का चार्ट और व्यक्तित्व हम समझते हैं। ये आइजेंग के चार्ट के कारण हमें समझ में आता है कि बढ़िया व्यक्तित्व क्या है, हमारे व्यक्तित्व में क्या खामियां हैं और उसको कैसे बदलना है। फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट हम सीखते हैं। फिर हम टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग सीखते हैं, ह्यूमन रिलेशन सीखते हैं, पति पत्नी संबंध सीखते हैं। फिर उसके बाद में प्रैक्टिस हम करते हैं करीबन 12 बार, आगे की फिगर करीबन 12 बार हम प्रैक्टिस करते हैं, जिसके कारण यानी मैं जब अभी आपका ऑनलाइन कोर्स लूँगा तो एक्चुअल प्रैक्टिस लूँगा, और आखिरी में हम समारोह जो बहुत ही महत्व का है, समापन इसका, वो भी उसमें काफ़ी मूल्य आते हैं, हमारे जीवन मूल्य आते हैं, वो सीखते हैं। और इस ढंग से 18 घंटे का कोर्स पूरा होता है। ह्यूमन रिलेशंस में खास कर हम पति पत्नी संबंध भी सीखते हैं। तो मित्रों, क्या क्या बदलाव हम अपने आप में कर सकते हैं। एक, स्वभाव में बदलाव हम कर सकते हैं। डर, गुस्सा, एंग्जाइटी, टची होना, न्यूनगंड है, डिप्रेशन है, आलस है, वो सब हम निकाल सकते हैं। आत्मविश्वास है, कार्यक्षमता है, उसको हम बढ़ा सकते हैं। हमारी जो आदतें हैं, एडिक्शंस है उसको हम निकाल सकते हैं। लैंगिक समस्याएं हैं, उस पर हम, अगर कोई है, साइकोलॉजिकल लैंगिक समस्याएं जनरली ज़्यादा होती है, उस पर हम सही माने में कंट्रोल पा सकते हैं, उसमें सुधार प्राप्त कर सकते हैं। आरोग्य में बहुत अच्छे ढंग से हम सुधार प्राप्त कर सकते हैं। अभी ये इम्यून सिस्टम के बारे में हम क्या कर सकते हैं कोविड-19 में, ये महत्व का हिस्सा है, वो मैं लूँगा थोड़े में। ये देखिए कि आपकी और मेरी तंदुरुस्ती जो होती है वो केवल हमारे इम्यून सिस्टम के कारण होती है। हम दवाइयों के कारण कभी तंदुरुस्त नहीं होते। दवाइयाँ क्या करती है कि हमारे जो भी इन्फेक्शंस है उसका प्रमाण कम करती है, लेकिन जो इन्फेक्शंस है उनको सही माने में टैकल करने का, खत्म करने का काम हमारी इम्यून सिस्टम करती है, जिसको हम रोग प्रतिकारक शक्ति ऐसा कहते हैं। जब भी कोई किसी वायरस का हो, बैक्टीरिया का हो और किसी चीज का हो अटैक होता है, तो हमारे शरीर में एंटीबॉडीज निर्माण होनी शुरू होती है। ये काम इम्यून सिस्टम का होता है और ये एंटीबॉडीज बहुत अच्छे ढंग से उसके साथ में फाइट आउट करती है। अगर ये एंटीबॉडी सिद्ध हो पाई, यानी अपने प्रयास में सफल हो पाई, तो फिर हम बचते हैं, हमको कोई नुकसान नहीं होता है। जो कुछ थोड़ी बहुत बीमारी हुई है उस पर भी हम बहुत अच्छे ढंग से कंट्रोल पा सकते हैं। ये काम हमारी इम्यून सिस्टम करती है। एड्स के अभ्यास के कारण हमारे इम्यून सिस्टम के बारे में काफी जागरूकता बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी ये इम्यून सिस्टम बहुत अच्छे ढंग से हमको मदद करती है। एड्स के कारण कोई मरता नहीं है। एड्स बीमारी में एड्स के जो भी होते हैं वे सारी की सारी हमारी इम्यून सिस्टम खा जाते हैं और इसे मर जाते हैं। चाहे टीबी से मर जाएंगे, मलेरिया से भी मर जाएंगे, किसी भी बाकी रोग के जरिए, बीमारी के जरिए हम मर जाते हैं। तो इम्यून सिस्टम कितनी महत्व की है, यह हमें एड्स के अभ्यास के बाद ज़्यादा तीव्रता से महसूस होने लगा।
इस क्षेत्र में क्या है? जब भी आप अंदर बाहर से शांत है, रिलैक्स है, तो आपकी इम्यून सिस्टम पूरे ताकत से काम करती है। और जब भी आपका टेंशन बढ़ा है, एंजाइटी बढ़ी है, तो ये जो आपकी इम्यून सिस्टम है, ये इम्यून सिस्टम आप पर बहुत बुरा असर इम्यून सिस्टम पर उसका होता है। यानी टेंशन एंजाइटी जितनी बढ़ेगी, उतनी इम्यून सिस्टम आपकी लोअर स्टेज पर काम करेगी, प्रभावित होकर। एंजाइटी और टेंशन वगैरह का प्रमाण जितना कम होगा, मिनिमल रहेगा, तो आपकी इम्यून सिस्टम पूरे ताकत से काम करेगी। और इसलिए एक ही व्यक्ति, उसकी मनोवस्था अगर अलग अलग रही, तो उस पर अलग अलग परिणाम इन्फेक्शंस के होते हैं। दूसरी महत्व की बात है कि हमारी इम्यून सिस्टम कैन बी डायरेक्टेड। वैसे भी हमारे ब्रेन के सजेशन के माध्यम से वो डायरेक्ट होती है। जब भी हमें कोई वुंड हो जाती है, जख्म होता है, हमारा ब्लड बहना शुरू होता है, तो तुरंत हमें वेदना होती है। ये वेदना के साथ में सारी की सारी इम्यून सिस्टम बराबर उस तरफ डायरेक्ट की जाती है, और फिर वहां पर फाइट होता है। जो भी प्रादुर्भाव बाकी जंतुओं का हो रहा होगा, उसके साथ में हमारे शरीर की यंत्रणा फाइट करती है। तो ये सिस्टम ऑलरेडी हमारे ब्रेन में होती है। इसी का फायदा हम उठाते हैं और सम्मोहित अवस्था में हम सजेशन देते हैं। ये सजेशन देने के कारण ये हमारी इम्यून सिस्टम उस क्षेत्र में ज्यादा ताकत से फाइट करती है। इसको कहते हैं ऑर्गन स्पेसिफिक एंजाइटी तंत्र। ये जो टेक्निक है, ये मैं बी कोर्स में सिखाते आया हूं, और उसके आधार पर कई लोग अपनी जो साइकोसोमैटिक बीमारियां है उसको बहुत अच्छे ढंग से कंट्रोल कर पाए। मैं भी अपने जीवन में बहुत अच्छे ढंग से उनको कंट्रोल कर पाया। तो ये हम इम्यून सिस्टम को डायरेक्ट कर सकते हैं, उसको सजेशन देकर उसकी ताकत को बढ़ा सकते हैं, उसकी एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं, उसको दिशा दे सकते हैं, और अंदर बाहर से हम अपने आप को शांत रखें, निर्भय रखें। इसके लिए भी सम्मोहन का उपयोग हो सकता है। मैंने इसीलिए विस्तार से ये सब बातें आपसे कही हैं। और उसके बाद में सम्मोहन प्रक्रिया का अगर रेगुलर हम वापर करेंगे, और मैंने जो 2-3 बातें कही है, एक उसको डायरेक्ट करना, उसको स्पेसिफिक सजेशन देना कि इसके साथ में लड़ाई करेगा और पूरे ताकत के साथ में लड़ाई करेगा, तो आपकी इम्यून सिस्टम ज़्यादा ताकत से उस क्षेत्र में काम करेगी। ये ऑलरेडी प्रूव हो चुका है। ऑर्गन स्पेसिफिक एंजाइटी तंत्र उसी के आधार पर खड़ा है, जिसके गए 35 सालों से 30 सालों से मैं खुद रिजल्ट ले रहा हूँ और बाकी सारे लोगों को सिखा रहा हूँ, और उनको भी रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो मित्रों, इस कारण आज के ज़माने में, कोविड-19 के ज़माने में, ये बहुत उपयुक्त सिद्ध हो सकता है, फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कोविड-19 का बिल्कुल इन्फेक्शन नहीं होगा। इन्फेक्शन होगा, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबल आप उसके साथ में बहुत अच्छे ढंग से फाइट कर पाओगे और अपने आप को बचा पाओगे। ये इसकी गुंजाइश तो डेफिनेटली बढ़ जाती है, और अच्छे ढंग से बढ़ जाती है, काफ़ी परसेंटेज में बढ़ जाती है, ये संभव है। तो मित्रों, इसके लिए ये आरोग्य के क्षेत्र में भी बहुत अच्छे ढंग से मदद करती है। अगर रेगुलरली हम सम्मोहन का उपयोग करें और आरोग्य के लिए, हमारे तंदुरुस्ती के लिए हम सजेशन देते रहे, तो हम दिन ब दिन ज़्यादा तंदुरुस्त बनते जाते हैं। अब मेरी उम्र 70 साल के आसपास है। इतने विचित्र पद्धति का जीवन में जीते आया हूँ, लेकिन मुझे एक भी प्रकार का कोई रोग नहीं है। और मैं इसका सभी का पूरा क्रेडिट जो देता हूँ, वो सम्मोहन प्रक्रिया और जिस रंग का व्यक्तित्व मैंने अपने आप में क्रिएट किया है, उसको मुझे देना पड़ता है। आपके मन में कुछ सवाल खड़े होंगे, उनके जवाब देखेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि ये 6 दिन का कोर्स है, 3-3 घंटे चलने वाला है। हालांकि 3.5 घंटे का समय, उसमें 20 मिनट आपको रेस्ट के लिए बीच में रखे हैं, ताकि आप थोड़ा नाश्ता, चाय वगैरह घर के अंदर ले सके आपके। तो ये 6 दिन के 18 घंटे के कोर्स में बदलाव हो जाएगा। ये सीखने का समय है। आपको 18 घंटे में ये सीखना है। इन 18 घंटों में आप जो सीखोगे, वो जिंदगी भर आपका उसको उपयोग करना है। 18 घंटे में भी कुछ लोगों को बदलाव महसूस होता है, डेफिनेटली होता है।
लेकिन वो बदलाव जिंदगी में परमानेंट करने के लिए हमको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। यानी जैसे वर्जिश होती है, व्यायाम होता है, उसी ढंग से ये प्रक्रिया है। अब ये उसी दिन के समय आपको निकालना पड़ेगा। ये 3.5 रोज का 7:30 से लेकर 11 तक 3.5 घंटा आपको निकालना है। आप रोजमर्रा के काम पूरे कर कर वो समय निकाल सकते हो। डेट्स मैंने आपको ऑलरेडी दी है। आपको ऐसा लगेगा, सवाल आएगा कि सम्मोहन मुझे जमेगा? ये सिंपल रिलैक्सेशन की प्रक्रिया है, केवल डीपर रिलैक्सेशन की प्रक्रिया है। हर एक को जमती है, किसी को जमता नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आप बहुत डीप ट्रांस में नहीं जा पाए, केवल लाइट ट्रांस में गए, तो भी आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। मेरा खुद का उदाहरण है। मैंने आज तक कम से कम 5000 लोगों को डीप ट्रांस में डालकर उन पर प्रयोग किए, स्टेज प्रोग्राम किए। करीबन कुछ 2-2.5 लाख स्टूडेंट्स को आज तक सिखाया है। उनमें से काफी लोग डीप ट्रांस में जाते हैं। मेरा खुद का अनुभव लेने की बहुत इच्छा थी कि मैं भी डीप ट्रांस में जाऊं, लेकिन आज तक मैं डीप ट्रांस में नहीं जा पाया। हर एक का एक सीलिंग होता है। मैं रेगुलर प्रैक्टिस करता हूं। 90 से लेकर आज तक तो रेगुलर प्रैक्टिस होती है। महीने में कम से कम 26-27 दिन तो डेफिनेटली होती है, किसी भी अवस्था में। लेकिन फिर भी आज तक मैं मीडियम या डीप ट्रांस का अनुभव नहीं ले पाया। लेकिन सम्मोहन का उपयोग कर कर सभी प्रकार के बदलाव मैं प्राप्त कर चुका हूं। इसलिए आप लाइट ट्रांस में भी जाना संभव आपके लिए होगा, तो भी इसका आपको फायदा होगा। आप में से कुछ लोगों को लगेगा कि है मुझे कुछ फायदा नहीं है, मुझे कुछ करना नहीं है, तो बात अलग है, फिर आपका निर्णय है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता होगा कि नहीं, मैं तो परिपूर्ण हूं, मुझे कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं है, तो फिर जरा सोचने जैसी बात है। क्योंकि व्यक्तित्व विकास के लिए कोई मर्यादा नहीं होती। अच्छा और अच्छा और अच्छा और अच्छा और अच्छा और अच्छा, इसके लिए हमेशा गुंजाइश होती है। इसलिए इस दुनिया में हर व्यक्ति के लिए ये कार्यशाला आवश्यक है, महत्व की है। उसका उपयोग कर कर वो अपने आप का विकास कर सकता है, और ज्यादा अच्छा और ज्यादा अच्छा और ज्यादा अच्छा कर सकता है। मुझे उपयोग नहीं हुआ तो भाई साहब, मैं इतने सालों से ये कार्यशालाएं सिखा रहा हूं। मेरे पास तो बाबागिरी से लेकर सभी प्रकार के टेक्निक्स पहले से उपलब्ध थे। मुझे अगर केवल पैसे कमाने के लिए ये काम करना होता तो मैं बहुत बड़ा बाबा बन जाता, ज्योतिषी बन जाता। मैं स्टार न्यूज के प्रोग्राम के लिए गया था, एबीपी न्यूज के प्रोग्राम के लिए ज्योतिषियों के साथ में भिड़ गया था। दूसरी भी बार गया था। उन ज्योतिषियों को मेरे जो संगठन का 25 लाख का प्राइज है, वो प्राइज मैंने दिया। उनमें से बड़े ज्योतिषी 2 मेरे पास आए। सारे के सारे ज्योतिषी मेरे साथ में वहां पर थे। वो सब के सब टीवी पर भविष्य बताने वाले थे। वो बोले, मानव साहब, आप पहले भविष्य लोगों का बताते थे। बोला, तब मुझे अक्ल नहीं थी। बोले, आप हमको 25 लाख रुपए का प्राइज देने की बात कर रहे हो। बोला, अगर आप जीत पाए तो। आपको पता है क्या हमारे एक दिन की कमाई क्या है? वो ज्योतिषी बता रहे थे कि शायद आप हमको जानते नहीं हो। मेरे एक अपॉइंटमेंट का 15 मिनट देने का मैं 1 लाख रुपए लेता हूं। और ये जो दूसरे साथी है, उनका अपॉइंटमेंट तो मिलता ही नहीं, आधे घंटे का अपॉइंटमेंट मिलता है। 2 लाख रुपए बिन तो वो अपॉइंटमेंट देते ही नहीं, लेकिन आधे घंटे का समय देते। हम एक दिन में, जो हमको आप प्राइस की बात कर रहे हो, उतना तो एक दिन में कमा सकते हैं। तो आपका प्राइस कौन उठाएगा? भूल जाइए इस बात को, आ जाइए हमारे साथ में। मैं अगर ज्योतिषी बनता, बाबा बनता, तो ढेर सारे पैसे कमाता। क्यों इतनी मेहनत से आपको ये सिखाते बैठता? मैं ठगी तो करना संभव नहीं है। और जब मैं कह रहा हूं कि भाई आपको इसका उपयोग होता है, इतने सालों से लोगों को सिखा रहा हूं, लाखों लोगों को सिखाया है, हर एक को इसका उपयोग होता है। केवल उपयोग करना नहीं करना, ये आप पर निर्भर है।
यानी ये कोई जादू नहीं कि मैंने मंत्र डाल दिया और आपको उपयोग हो गया। ये टेक्निक है, मैं आपको सिखाता हूं, उसका आपको उपयोग करना है, प्रैक्टिस करनी है, अपने आप में बदलाव करने हैं। आप मेहनत लोगे तो डेफिनेटली आपको इसका उपयोग होगा। सम्मोहन से मेरा नुकसान हुआ तो भाई, सम्मोहन से किसी का नुकसान नहीं होता है। यहां मैं आपको सम्मोहित नहीं करता हूं, मैं केवल आपको सम्मोहन का टेक्निक सिखाता हूं। आप अपने आप को सम्मोहित करते हो, इसलिए किसी का भी नुकसान होने की कोई गुंजाइश नहीं है। सम्मोहन खुद अपने आप से अपने व्यक्तित्व का नुकसान नहीं करता। ये सिंपल प्रक्रिया है। सम्मोहन यानी कोई ऐसा ऐसा जादू टोना थोड़ा ही है, या ऐसा ऐसा हाथ घुमाया और हो गया सम्मोहन, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिंपल एक रिलैक्सेशन की प्रक्रिया है, केवल डीपर रिलैक्सेशन की प्रक्रिया है। और उसके साथ में हम सजेशन देते हैं, क्योंकि इस अवस्था में हम बहुत हाईली सजेस्टिबल होते हैं, जो मेडिटेशन में नहीं होता है। सम्मोहन में और मेडिटेशन में फर्क क्या है? यही फर्क है कि मेडिटेशन में हम उस अवस्था में जाते हैं लेकिन सजेशन नहीं देते, क्योंकि भारतीय परंपरा में सजेशन देना आवश्यक नहीं माना जाता, उल्टा सजेशन देना गलत माना जाता है। और इस अवस्था में जो सजेशंस हमको देते हैं वो बहुत इफेक्टिव होते हैं, उसके ज्यादा अच्छे परिणाम होते हैं। बस इतना ही है। इसलिए आपका तो कोई नुकसान होने की गुंजाइश नहीं है, उल्टा इसका फायदा ही होगा। इसके बाय प्रोडक्ट के तो फायदे आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, जो मैंने कहे थे। ये कोर्स करने के बाद में आपको बार बार कोर्स करना पड़ता है क्या? अब मेरे काफी स्टूडेंट्स हैं जो बार बार कोर्स को आते हैं। मैं उनको कहता भी हूं, अरे भाई तू कितनी बार कोर्स को आएगा? सर, बार बार कोर्स करने से बारीक बारीक चीजें और अच्छे ढंग से ध्यान में आती है, वो बारीकी हम पकड़ पाते हैं, और उस वातावरण में फिर से आने के बाद में और ज्यादा अच्छे फायदे होते हैं, ट्रिगर ऑफ हम हो जाते हैं। लेकिन ये कोर्स एक स्वयंपूर्ण कोर्स है। आपने एक बार कोर्स करने के बाद में आप हमेशा उसका उपयोग करते जाते सकते हो, और जिंदगी भर इसका उपयोग कर सकते हो। इसके आगे के भी कोर्सेस है, बी कोर्स है, वो भी ज्यादा समय का है लेकिन 6 दिन का ही कोर्स है। ये बी कोर्स में हम अगर ए कोर्स में इस क्षेत्र के ज्ञान के क्षेत्र में, इस क्षेत्र का जो ज्ञान है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड स्व सम्मोहन, ये जो ज्ञान है, इस क्षेत्र में अगर एक दालन हम पार करते हैं तो बी कोर्स में एकदम से हम 5 दालन पार करते हैं। क्योंकि ए कोर्स के कंधे पर बी कोर्स खड़ा रहता है। जिसने ए कोर्स किया उसको ही बी कोर्स में प्रवेश मिलता है। फिर उसके बाद में सी कोर्स होता है। सी कोर्स एक हिप्नोथेरेपिस्ट कोर्स है, वो बहुत बड़ा कोर्स है। वो टोटल 1 माह का कोर्स होता है। उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में थियोरेटिकल पार्ट ज्यादा होता है और पार्ट 2 में प्रैक्टिकल पार्ट ज्यादा होता है। पार्ट 1 करने के बाद में 15 दिन का कोर्स होता है। पार्ट 1 करने के बाद में फिर 15 दिन का पार्ट 2 होता है। लेकिन पार्ट 2 में हम किसको प्रवेश देंगे, किसको प्रवेश नहीं देंगे, हमारे हाथ में अधिकार रखते हैं। क्योंकि प्रैक्टिकल सीखने के बाद में उसने समाज के लिए अच्छा ही उपयोग करना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। यह हम मानकर वो प्रवेश देने के अधिकार हमारे हाथ में हम रखते हैं। लेकिन पार्ट 1 तक, सी पार्ट 1 तक आपको हर एक को प्रवेश मिल सकता है। अब मित्रों, एक रिलैक्सेशन का एक सिंपल टेक्निक हम यहां सीखने वाले हैं। हालांकि ये रिलैक्सेशन का टेक्निक कहने के बजाय मैं कहूंगा कि रिलैक्सेशन का आप पर क्या परिणाम होता है, ये बताने के लिए ये है। इसको हम कहते हैं हैंड्स टूगेदर। मैं ऐसे हाथ रखूंगा, थोड़ा सा आपको अभी दिखना चाहिए, इसलिए मैं आगे आया। अब नेचुरली जैसे कैमरा के साथ में नजदीक में मेरे हाथ जाएंगे तो बड़े दिखेंगे। ये हाथ हमको ऐसे रखने हैं और ऐसे जोड़ने हैं। ये देखिए, ऐसे रखने हैं, ऐसे जोड़ने हैं। आप थोड़ी तैयारी कर लीजिए। आपका मोबाइल अभी आपको थोड़ी देर बाद देखना नहीं है। एक रिलैक्स पोजीशन ले लीजिए। बहुत इंटरेस्टिंग प्रक्रिया है, इसको हैंड्स टुगेदर कहते हैं। इसमें क्या होने वाला है मैं आपको कह दूं। दोनों हाथ हम ऐसे रखेंगे, इन दोनों में कम से कम 1 फीट का डिस्टेंस चाहिए। 1 फीट से ज्यादा नहीं चाहिए, यानी ऐसे नहीं रखने, हमको ऐसे रखने हैं। फिर उसके बाद में मैं आपको आंखें बंद करने के लिए कहूंगा।
और फिर आपको कुछ भी करना नहीं है, केवल मैं जो कहता हूं अपने मन ही मन में रिपीट करना है। मैं कहने वाला हूं कि आपके दोनों हाथ एक दूसरे की ओर खिसक रहे हैं, नजदीक जा रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। जैसे ही ये दोनों हाथ एक दूसरे को टच करेंगे तो ये दोनों हाथ उठाकर अपने जांघों पर रखना है और रिलैक्स अवस्था में बैठना है। बस इतना ही आपको प्रैक्टिकली अमल में लाना है। बाकी जो सजेशंस मैं दूंगा वो सजेशंस आपके अपने मन ही मन में आपको रिपीट करने हैं। इसलिए अभी तक आप सुन रहे थे, अभी मैं आपको कहूंगा, मैंने पहले ही बताया ऐसे हाथ करना है आपको, ऐसे हाथ करने के बाद में 1 फीट का डिस्टेंस रखना है। उसके बाद में मैं कहूंगा आपके दोनों हाथ एक दूसरे की ओर खिसक रहे खिसक रहे खिसक रहे, हिलाने नहीं है, आपने नहीं हिलाने हैं। जो भी अपने आप घटेगा वो अपने आप घटने देना है। केवल मन ही मन में मैं जो सजेशन आपको दे रहा हूं मन ही मन आपको रिपीट करना है। अगर वो रिपीट करने के कारण आपके हाथ अगर हिलते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं, तो टच होते ही दोनों हाथ अपने जांघों पर रखे और रिलैक्स अवस्था में बैठ के रहे। उसके बाद में एक छोटा रिलैक्सेशन आपको होगा, वो रिलैक्सेशन अमल में लाइए। तो ये दोनों हाथ अपने अपने आप कैसे हिलते हैं, ये छोटा सा सजेशन का प्रयोग है। ये प्रयोग के लिए आपको तैयार होना है। इसके लिए आप ऐसी जगह लिए कि जो आराम से आप बैठ सके, पीठ टिकाकर बैठ सके, आराम से पीठ टिकाकर बैठ सके, ऐसी जगह पर आप बैठ जाइए। नाउ रेडी। ठीक है, अभी आपको देखना नहीं है, केवल सुनना है, आंखें बंद करना है। आपके दोनों हाथ ऐसे कीजिए, सोफे पर कुर्सी पर आराम से बैठकर आंखें बंद कीजिए और मेरी बात सुनिए। अभी आप केवल मेरी आवाज सुन रहे हो, जो भी होगा वो अपने आप होगा, आपको जानबूझकर कुछ भी करना नहीं है। अगर आपके हाथ हिलते हैं तो अपने आप को रोकना भी नहीं है। आप केवल मेरी आवाज सुन रहे हो, रिलैक्स अवस्था में बैठो, दोनों हाथ बिल्कुल सीधे कंधे की लाइन में कतार में रखो, डिस्टेंस 1 फीट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पूरा ध्यान मेरी आवाज पर केंद्रित करो, दिमाग में मन में एक ही विचार करो, मैं कहता हूं वही विचार करो, केवल मैं कहता हूं वही विचार करो, वही बात मन ही मन में दोहराओ। तुम्हारे दोनों हाथ एक दूसरे की ओर खिसक रहे हैं, तुम्हारे दोनों हाथ एक दूसरे की ओर खिसक रहे हैं, यही विचार करो। दोनों हाथ एक दूसरे की ओर खिसक रहे हैं, एक दूसरे की ओर खिसक रहे हैं। आपकी आंखें बंद है, आपकी आंखें बंद होते हुए विजुअलाइज करो, कल्पना करो कि दोनों हाथ एक दूसरे की ओर खिसक रहे हैं। एक दूसरे को स्पर्श होते ही दोनों हाथ अपनी जांघों पर रखो और आराम से रिलैक्स अवस्था में बैठ जाओ। दोनों हाथ एक दूसरे की ओर खिसक रहे हैं। आप कल्पना कर रहे हो, बंद आंखों से आप देख रहे हो कि दोनों हाथ एक दूसरे की ओर खिसक रहे हैं, एक दूसरे की ओर स्पर्श करने तक खिसक रहे हैं। स्पर्श होते ही दोनों हाथ जांघों पर रखो और आराम से रिलैक्स अवस्था में बैठ जाओ। आपके दोनों हाथों में विरुद्ध चुंबक निर्माण हो रहा है। जिन लोगों के हाथ जुड़ गए हैं उनके हाथ वैसे ही रिलैक्स रहने दो। जिन लोगों के हाथ अभी जुड़ने के हैं, अभी उनमें कुछ डिस्टेंस है, वे लोग कल्पना करें कि उनके हाथों में विरुद्ध चुंबक निर्माण हो रहा है। आपके दाहिने हाथ में पॉजिटिव चुंबक, आपके बाएं हाथ में नेगेटिव चुंबक निर्माण हो रहा है। दोनों हाथ एक दूसरे की ओर बहुत ही स्पीडीली खींचे जा रहे हैं, जोरों से खींचे जा रहे हैं।
एक दूसरे को स्पर्श करने तक नजदीक आ रहे हैं। दोनों हाथों का चुंबक एक दूसरे की ओर बड़ी जोरों से खींचा चला जा रहा है। दोनों हाथ एक दूसरे की ओर खींचे चले जा रहे हैं। अभी केवल 6 इंच का अंतर बचा है और जोरों से खींचे चले जा रहे हैं। दाया बाया हाथ एक दूसरे की ओर खिसक रहे हैं। अभी केवल 4 इंच का अंतर बचा है और नजदीक आ रहे हैं। एक दूसरे को स्पर्श करने तक नजदीक आ रहे हैं और नजदीक आ रहे हैं। अभी केवल 1 इंच का अंतर बचा है और नजदीक आ रहे हैं। एक दूसरे को स्पर्श करने तक नजदीक आ रहे हैं। अभी एकदम से नजदीक आए हैं। एक दूसरे को स्पर्श होने तक नजदीक आए हैं। एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। स्पर्श होते ही दोनों हाथ अपनी जांघों पर रख दो और पूरी तरह से रिलैक्स हो जाओ। आंखें वैसे ही बंद थी, उनको बंद रखो। जिन लोगों के हाथ अभी तक जुड़े नहीं हैं, वे अपने हाथ जांघों पर रखें। अभी सभी लोगों ने हाथ ऊपर करने हैं। ऊपर हाथ कीजिए, आंखें खोलिए, हाथ ऊपर कीजिए और दोनों हाथ जोड़ दीजिए। अभी आपके ध्यान में आएगा कि अभी हाथ आपने जोड़े हैं। अभी मित्रों, हमने जो प्रयोग किया, ये सिंपल सजेशन का प्रयोग था। इसको प्योर सजेशन कहा जाता है। तो जिन लोगों के हाथ पहले ही तुरंत जुड़ गए, यानी जब मैं कह रहा था कि आप विजुअलाइज कर रहे हो, आपके आंखें बंद होते हुए आप देख रहे हो कि आपके दोनों हाथ एक दूसरे के साथ में जुड़ रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। मैंने चुंबक कहने के पहले जिन लोगों के हाथ जुड़े हैं, वे सभी लोग मीडियम और डीप ट्रांस के सब्जेक्ट्स हैं। यानी आप बहुत जल्दी सजेशन स्वीकारते हो। कुछ लोग तो शुरुआत होते ही उनके हाथ एक दूसरे के साथ में स्पर्श कर जाते हैं, वो डीप ट्रांस के सब्जेक्ट होते हैं। जिनके विजुअलाइज कहने के बाद थोड़ी देर बाद हाथ जुड़ते हैं, एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, वो मीडियम ट्रांस के सब्जेक्ट होते हैं। मैंने चुंबक कहने के बाद में जिन लोगों के हाथ जुड़े, यानी 1 इंच का डिस्टेंस रहा है, आपके हाथ जुड़ रहे हैं, फिर अभी आपके दोनों हाथ जुड़ गए, यहां तक जिनके हाथ जुड़े, वो सभी के सभी लाइट ट्रांस के सब्जेक्ट हैं। और उसके बावजूद जिनके हाथ कुछ समय तक जुड़ने के बचे, यानी कुछ खिसके लेकिन जुड़े नहीं पूरी तरह से, वो भी सजेशन स्वीकारते हैं। करीबन हम में से हर व्यक्ति सजेशन स्वीकारता है। हो सकता है कि अचानक आपको मैंने कहा कि ये प्रयोग करना है, इसलिए आपकी तैयारी नहीं थी, तो ऑलरेडी आप इसको रिपीट कर कर प्रयोग कर सकते हो। 1 बार कर सकते हो, 2 बार कर सकते हो, 3 बार कर सकते हो और अपनी सजेस्टिबिलिटी आप टेस्ट कर सकते हो। मुझे आज भी याद है कि जीवन में पहली बार एक किताब में मैंने ये पढ़ा और ये प्रयोग अपने आप पर किया और मेरे हाथ खिसके, तो मेरा विश्वास नहीं बैठ रहा था कि मैं तो नहीं हिला रहा हूं, लेकिन अपने आप ये हिल रहे हैं। ये प्योर सजेशन के मेथड है कि हम अपने मन को सजेशन देते हैं तो कैसे परिणाम होते हैं। और इसलिए आपको कल्पना आ सकती है कि सजेशन के परिणाम हमारे मन में और शरीर पे किस ढंग से हो सकते हैं। इसलिए एक छोटा सा ये प्रयोग किया गया है, इससे ज्यादा इसको महत्व नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि जिनके हाथ खिसके, जिनके हाथ एक दूसरे के साथ में स्पर्श कर पाए, उन्हीं लोगों ने कार्यशाला करनी चाहिए। जिनके हाथों में कुछ भी नहीं हुआ, वो भी कार्यशाला कर उसका फायदा उठा सकते हैं। अब मित्रों, आखिरी के छोर पर हम आ गए हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, क्यों हम जीते हैं? पहली बात, और जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? हम हमारे जीवन में कुछ जिंदगी भर करते रहते हैं। बहुत बड़ी प्रेरणा हमें चाहिए, ऐसा मानते हैं। किस लिए? तो हमें प्रगति करने के लिए। प्रगति कर कर क्या करना है? नहीं भाई, मैं अमुक स्टेज तक पहुंचना चाहता हूं, बहुत पढ़ाई करना चाहता हूं, बड़े ऊंचे ओहदे पर जाना चाहता हूं। किस लिए?
ये सवाल अगर हमें अपने आप को पूछते जाएंगे, नहीं मैं शादी करना चाहता हूं, मुझे अच्छी बीवी चाहिए, मुझे अच्छा पति चाहिए, किस लिए? अच्छे बच्चे चाहिए, किस लिए? अच्छा बंगला चाहिए, किस लिए? ये सवाल हर व्यक्ति जाने अनजाने में अपने आप से पूछता है, और इस सवाल का जवाब आखिरी में रहता है, ताकि मैं ऊंचे ओहदे पर पहुंचूं तो मुझे ज्यादा प्रतिष्ठा मिले, लोग मुझे ज्यादा सम्मान से देखें, मेरी अपेक्षा जो है, जिंदगी का जो उद्देश्य है वो सफल हो जाए और मैं आनंदी बनूं, ज्यादा आनंदी बनूं, हैप्पी बनूं। यानी मित्रों, आखिर में हम इस स्टेज पर आते हैं कि जिंदगी में जो कुछ कर रहे हैं वो आनंदी बनने के लिए। क्या सही में हम आनंदी बनते हैं? कैसे आनंदी बनते हैं? मैं हमेशा कहता हूं, बी हैप्पी एंड मेक अदर्स हैप्पी, ये तुम्हारे मेरे जीवन का एक जीवन मूल्य बनना चाहिए। बी हैप्पी एंड मेक अदर्स हैप्पी। आनंदी रहो और अपने साथ के लोगों का भी आनंद बढ़ाओ। तो आप में से करीबन हर व्यक्ति को पहली बात तो एकदम अच्छी लगती है कि बी हैप्पी, आनंदी रहो। उसमें भी सवाल है कि कैसे आनंदी रहो भाई? आप कह रहे हो कि आनंदी रहो, इतना कोरोना है, कोविड-19 है, आसपास लोग मर रहे हैं, कब लगेगा इसकी गारंटी नहीं है, कब परिणाम होगा इसकी गारंटी नहीं है, और आप कह रहे हो कि आनंदी रहो। ये तो सवाल है, लेकिन आनंदी रहो ये बात अच्छी है, ऐसा आपको लगेगा। लेकिन ये मेक अदर्स हैप्पी, ये क्या वो प्रकरण है? आपका ठीक है, हो आप सार्वजनिक काम करते आए हो, सोशल वर्क करते आए हो, आपको इसको प्राधान्य देना महत्व का लग सकता है, लेकिन हम सब क्यों ये कष्ट उठाएं? मैं आपको कोई भी सोशल वर्क कहने की बात नहीं कह रहा हूं, मैं आपकी और मेरी ही बात कह रहा हूं। मैं आनंदी कैसे रह सकता हूं हर अवस्था में? मेरे तो खुद का जीवन का उदाहरण है। मैं इतना झगड़ते आया हूं, इतनी विचित्र अवस्था में जीते आया हूं, फिर भी अंदर बाहर से शांत हूं, आनंदी हूं। क्योंकि मुझे पता चल गया आनंद कहां होता है। वही बात मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। जो भी इंसान जन्म लेता है, उसके दो नेचुरल इंस्टिंक्ट्स है। पहली नेचुरल इंस्टिंक्ट है उसको जिंदा रहना है, चाहे उस परिस्थिति में जिंदा रहना है, चाहे प्राणी हो चाहे मानव प्राणी। और दूसरी नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि आनंद से जीना है। कैसे? हमारे ब्रेन में जो लिम्बिक सिस्टम होती है उसमें एक रिवार्ड फंक्शन होता है और दूसरा पनिशमेंट फंक्शन होता है। जब भी मेरे जीवन में मैं कोई कृति करता हूं, कोई बिहेवियर करता हूं, कोई अनुभव लेता हूं, आइदर मेरा रिवार्ड फंक्शन जागृत होता है या फिर पनिशमेंट फंक्शन जागृत होता है। अगर मेरा रिवार्ड फंक्शन जागृत हुआ तो मुझे आनंद होता है, सुख मिलता है, फिर उस कृति को मैं बार बार दोहराना चाहता हूं, उस अनुभव को मैं बार बार लेना चाहता हूं। जिस बिहेवियर के कारण, बर्ताव के कारण मुझे आनंद मिला, उस ढंग का बर्ताव मैं बार बार करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे बार बार आनंद चाहिए, बार बार सुख चाहिए। ये भी मेरे नेचुरल इंस्टिंक्ट का ही हिस्सा है। जब भी किसी कारणवश मेरा पनिशमेंट फंक्शन जागृत होता है, मुझे दुख होता है, मुझे वेदना होती है, मुझे दुख और वेदना नहीं चाहिए, इसलिए मैं उस बर्ताव को रिपीट नहीं करता जिस कारण मुझे दुख हुआ। मैं उस अनुभव को नहीं लेना चाहता जिसके कारण मुझे वेदना हुई। मैं उस कृति को रिपीट करना नहीं चाहता हूं कि जिसके कारण मुझे दुख और वेदना हुई। तो हर प्राणी मात्र में पनिशमेंट फंक्शन जो उसका होता है उसको वो टालना चाहता है,
और हमेशा रिवार्ड फंक्शन जागृत हो और इस ढंग से जिए, इसका प्रयास वो करते रहता है। ये भी नेचुरल इंस्टिंक्ट का हिस्सा है। तो आपके और मेरे जीवन का उद्देश्य क्या हुआ? जो भी इंसान इस प्राणी जगत का हिस्सा पृथ्वी पर जन्मा है, वो जिंदा रहना चाहता है और जिंदा रहने की कोशिश में हमेशा उसका रिवार्ड फंक्शन जागृत हो, इस ढंग की कृति करना चाहता है, इस ढंग का अनुभव लेना चाहता है, इस ढंग का बिहेवियर करना चाहता है। उसे दुख और वेदना नहीं चाहिए, लेकिन जिस कारणवश उसके जीवन में दुख और वेदना आती है, उन कृतियों को वो टालना चाहता है। उन कृतियों के साथ में बर्ताव को उस ढंग के और उस ढंग के अनुभव को भी वो टालना चाहता है। और इस ढंग से वो हमेशा आनंदी होकर जीना चाहता है। ये मेरे और आपके जीवन का एक उद्देश्य है, जो सही उद्देश्य है, जो नेचुरल उद्देश्य प्राणी जगत का हिस्सा है। अब सवाल रहा, आनंद कैसा मिलेगा मुझे? भाई, मेरे आसपास के लोग मेरे साथ बुरा बर्ताव करते हैं तो मैं कैसे आनंद से जीऊंगा? मेरे आसपास के लोग दुखी है तो कैसे मैं आनंद से जीऊंगा? देखिए, आनंद और दुख ये यहां से निर्माण होते हैं। आनंद और दुख नाम की कोई स्वतंत्र व्यवस्था नहीं है। आपके पास में बड़ी से बड़ी गाड़ी हो 5 करोड़ वाली, तो भी आपको आनंद मिलेगा, ये आपके हाथ में है। और आपके पास में कुछ भी नहीं है, आप पैदल चल रहे हो, तो भी आपको आनंद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये आपके हाथ में है। किस बात में आनंद ढूंढना चाहते हो, वो आपके हाथ में है। अगर आप कहते हो कि मेरे आसपास के लोग मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते, इसलिए मैं आनंद से नहीं जी पाता हूं, तो ये आपकी गलती है, लोगों की नहीं है। अब मेरे जैसे व्यक्ति को लोग गाली मारते आए हैं, क्या क्या बोलते आए हैं। शुरुआत में मैंने जब काम शुरू किया तो मानव तो कोई बोलता ही नहीं था, दानव ही बोलता था। लेकिन मुझे आनंद से जीना है, नहीं जीना है, मेरे हाथ में था। बोल रहे हैं। वो बोलने का परिणाम मुझ पर होने देना है, नहीं होने देना है, ये मेरे हाथ में है। यही तो इंसान का सामर्थ्य है। इसलिए इस बहाने में इतना ही कहूंगा कि इस जीवन में आपको दुखी करने का सामर्थ्य किसी में नहीं होता है। वो सामर्थ्य आप में ही होता है। और यही बात इस कार्यशाला में हम बहुत इफेक्टिवली सीखते हैं। और उसके बाद में आपके साथ में लोग कैसे बर्ताव कर रहे हैं, इसके आधार पर आपका आनंद नहीं टिकता है, या फिर उसके आधार पर आपका आनंद पनपता भी नहीं है। मैं कैसे बर्ताव कर रहा हूं, मैं कैसे लोगों के साथ में बिहेव करता हूं, इंटरैक्ट करता हूं, लोगों को जो कहना है कहेंगे, उसका क्या परिणाम मुझ पर होने देना है, क्या परिणाम मुझ पर होने देना नहीं है, मैं तय करता हूं। ये सब छोटी छोटी बातें मैं सीखते जाता हूं और मेरा आनंद मेरे जीवन का हिस्सा मैं बनाते जाता हूं। मैं अगर मेरा काम प्रामाणिकता से कर रहा हूं, एक खास उद्देश्य लेकर कर रहा हूं, वो व्यापक उद्देश्य है, तो मैं आनंदित तो बन ही जाता हूं। इसलिए मेरा आनंद किसी के हाथ में नहीं होता है, वो मेरे ही हाथ में होता है। ये हम इस कार्यशाला में बहुत डेप्थ में जाकर सीखते हैं। उसके लिए आवश्यक है वो बदलाव अपने आप में कैसे करने हैं, ये भी हम सीखते हैं। अब रहा मित्रों दूसरी बात। सर, आपकी एक बात तो हमें अभी पट रही है। मैं बहुत विस्तार से कार्यशाला में ये बातें सिखाता हूं, यहां थोड़ा सा मैं आपको केवल एक सूत्र रूप में आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि कम समय में मुझे रखनी है ये बात। आप कहेंगे कि सर मुझे बी हैप्पी रहना ये तो पसंद आ गया। दूसरी भी बात आपकी समझ में आ गई कि मेरा आनंद किसी दूसरे के हाथ में नहीं होता है, वो मेरे हाथ में होता है। 5 करोड़ की कार में बैठकर मुझे आनंद लेना है कि पैदल चलकर भी मैं आनंदी हो सकता हूं, ये तय करना मेरे हाथ में है, और वो आनंद लेना भी मेरे हाथ में है। ये भी बात हम समझ सकते हैं। लेकिन ये मेक अदर्स हैप्पी क्या प्रकरण है? क्यों दूसरों को आनंदी करने की कोशिश करनी चाहिए? इसलिए नहीं
कि मुझे लोगों पर उपकार करने हैं। भाई मानव जाति के प्राणी की या हर प्राणी की एक दिक्कत है कि वो अकेला जी नहीं सकता। कोई भी इंसान अकेला जी नहीं सकता है। मैन इज ए सोशल एनिमल ऐसा कहा जाता है। तो ये केवल फिजिकली सोशल नहीं है, साइकोलॉजिकली भी सोशल एनिमल है। मानसिक दृष्टि से भी ये सोशल एनिमल है। मानवीय जीवन में सबसे बड़ी शिक्षा पनिशमेंट कौन सी होती है? सबसे बड़ी पनिशमेंट होती है एकांतवास में, आइसोलेशन में रहने की यानी पनिशमेंट। अगर आपको आइसोलेशन में अकेले व्यक्ति को रखा जाए, एक तो इंसान पागल होता है, नहीं तो आत्महत्या कर कर मुक्त हो जाता है। लंबे समय तक जीना उसके लिए बहुत कठिन हो जाता है। और मुझे लगता है ये कोविड-19 के कारण जो हम घर घर में बंद हो चुके थे, अभी भी आधी अधूरी वही स्थिति है। इस अवस्था में इस अकेलेपन का अनुभव हम में से काफी लोगों ने लिया होगा। ये अकेलापन हमें कचोटने जाता है। हम अकेले नहीं जी सकते हैं। हमें जीने के लिए हमारे साथ में दूसरे लोग चाहिए। चाहे वो बीबी हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बाप हो, चाहे वो मित्र हो। हमें जीने के लिए दूसरे इंसान चाहिए। अगर मुझे जीने के लिए दूसरे इंसान जरूरी है, मैं अकेले जी नहीं सकता हूं, तो जिन लोगों के साथ में मुझे जीना आवश्यक है, उन लोगों को अगर मैं दुखी करते जाऊं तो मुझे आनंद मिलेगा क्या? मेरे और आपके जीवन का अनुभव ऐसा है कि मैं जब भी दूसरों को दुखी करते जाता हूं तो मुझे आनंद नहीं मिलता है। मेरा मन अंदर से कचोटता है, जिसको हम गिल्ट कॉम्प्लेक्स कहते हैं, अपराध बोध कहते हैं। इस अपराध बोध के कारण मुझे तकलीफ होती है, और इस अपराध बोध के कारण मुझे जो तकलीफ होती है, उस कारण मैं लोगों के साथ में गलत बर्ताव करना टालता हूं, जिस कारण वो दुखी हो ऐसे उस ढंग से उनके साथ में बर्ताव करने की कोशिश नहीं करता हूं। ये मैं सीखते जाता हूं। अब मित्रों, अगर मैं दूसरों को दुखी कर कर मैं आनंदी नहीं हो सकता हूं, तो मेरे सामने एक ही पर्याय बचता है। मुझे अगर आनंदी होना है तो मैं जिनके साथ जी रहा हूं उनको आनंदी करने की, उनको हैप्पी करने की कोशिश मैंने करनी चाहिए। मैं जितना उनको आनंदी करने की कोशिश करते जाऊंगा, उतना मैं ज्यादा आनंदी बनते जाऊंगा। एक उन्नत आनंद मुझे प्राप्त होगा। ये सीधी सी बात है। अब आपके ध्यान में आया होगा कि बी हैप्पी एंड मेक अदर्स हैप्पी, ये अपने जीवन का मूल्य क्यों बनाना चाहिए? इसलिए नहीं कि लोगों पर उपकार करने हैं, ये मेरे ही लिए आवश्यक है। मेरा आनंद मेरे हाथ में है। इस दुनिया में मुझे कोई दुखी नहीं कर सकता है। हाँ, जो मेरी प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, खान पान के लिए आवश्यक है, शेल्टर के लिए आवश्यक है, एक बार वो पूरी हो जाए तो फिर इस दुनिया में मुझे कोई दुखी नहीं कर सकता है। ये आनंदी रहना या दुख प्राप्त करना, ये मेरे हाथ में है। और जिन लोगों के साथ में मैं जी रहा हूं, उनको मैं जितना आनंदी करते जाऊं, उतना मैं ज्यादा आनंदी होने वाला हूं। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं कि बाकी के लोग आनंदी हो जाए, लेकिन वो आनंदी नहीं हो रहे हैं। तो भी मैंने दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने मेरा कर्तव्य किया है। मैंने कोशिश भी की है। कोशिश करने का भी एक आनंद होना चाहिए ना। मेरा कर्तव्य पूरा करने का भी एक आनंद होना चाहिए ना। इसके बावजूद अगर सामने के व्यक्ति, मेरे कितने भी नजदीक के व्यक्ति हो, वो अगर दुखी रहना चाहती है, वो नहीं आनंदी होना चाहती है, कोशिश करने के बाद भी ये हो रहा है, ठीक है, उसको अपने तरीके से जीने का अधिकार होना चाहिए। मैंने कोशिश की, प्रेरणा देने की कोशिश की, प्रयास भी किया, इसके बावजूद अगर सामने की व्यक्ति वैसे ही जीना चाहती है, तो उसको वैसे जीने का अधिकार होना चाहिए, ये भी मैंने स्वीकारना चाहिए। और उसके कारण मैंने दुखी होने से उसको तो कोई फायदा नहीं है, उसमें तो कोई बदलाव होने वाला नहीं है।
इसलिए मैं दुखी होकर तो कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैं अपना आनंद कायम भी रखूंगा। इसलिए मित्रों, इस कार्यशाला में हम अपने जीवन मूल्य सीखते हैं। बी हैप्पी एंड मेक अदर्स हैप्पी। आज शायद जो बात मैं आपसे कह रहा हूं वो आपको बहुत कठिन लगे, लेकिन एक बार ये कार्यशाला करने के बाद में आपके हाथ में टूल आता है अपने स्वभाव में बदलाव लाने का, आपके बर्ताव में बदलाव लाने का, आपके व्यक्तित्व में बदलाव लाने का, और सही में फिर आप अपने आप को एक आनंदी जीवन का एक हिस्सा बना सकते हो। तो मित्रों, मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा कि ये कार्यशाला आपके हर व्यक्ति के लिए बहुत महत्व की कार्यशाला है। इस वातावरण में आप आसानी से घर में बैठकर ये कार्यशाला कर सकते हो। आप इसमें शरीक हुइए, आप इसका बुकिंग कीजिए और एक बेहतर इंसान बनने की ये जो प्रक्रिया है उसका एक हिस्सा बन जाइए। आप भी आनंदी रहिए और आपके साथ के लोगों का भी आनंद बढ़ाते जाइए, और ये सारा का सारा समाज ही आनंदी समाज बनाइए। इतना आह्वान कर मैं इस व्याख्यान को यहाँ रोकता